हमें हार्ड फॉर्म में पेपर मिलेगा? अच्छा, अहम सवाल। जो पेपर पहली दफ़ा इस एग्जामिनेशन की तरफ गया उन सब में पहली दफ़ा पेपर मिला, उसके बाद कुछ पेपरों में बाद में भी मिलते रहे। तो अपेरेंटली फीलिंग ऐसी है कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर अलग से मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी एहतियातन आईकेएफ से रब्ता करके पूछ लेने में ज़्यादा सहूलत है, बजाय इसके कि हम डाउट में रहें कि वो क्या करेंगे, क्योंकि आईकेएफ इतनी तेज़ी से अपने पॉइंट ऑफ व्यू बदल लेता है कि उसके बाद क्लास में जो बात कर रहे हैं और उसके एक आध महीने बाद वो कुछ और सोच रहे होते हैं। उन्होंने कहा एक दिन में उनका ओपिनियन बदल जाता है। तो ये सेफ ऑप्शन यही है कि आप आईकेएफ को मेल करके कि ये पहली दफ़ा हो रहा है तो क्या इसका क्वेश्चन पेपर हमें फिजिकल में मिलेगा? अक्सर पेपर्स में मिलता रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मैं वो गारंटी नहीं दे सकता, मैं आज एक कंफर्म एब्सोल्यूट ओपिनियन नहीं दे सकता। तो मैं पिछली दफा तक का ही मैं बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम तक तो वो दे रहे थे, अभी तक उसके अगेंस्ट भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ, तो नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आईकेएफ जो है वो कभी भी कोई भी सरप्राइज दे देता है। ठीक है, सही है। तो उससे एहतियातन कहीं ऐसा ना हो कि वो पूछने से अलर्ट हो जाए, अच्छा दे रहे हैं हम, रहने देते हैं। लेकिन हाथ में क्वेश्चन पेपर हो तो कम से कम एक एडिशनल हासिल बच जाती है हमारी। वैसे आहिस्ता आप लोग आहिस्ता उसके भी यूज्ड हो जाएंगे कि क्वेश्चन पेपर भी सॉफ्ट में हो, आंसर भी सॉफ्ट में हो, आल टैब चल रहे हो, बल्कि कंट्रोल टैब चल रहा हो, जो आप एक ही ब्राउजर की अलग अलग विंडो में ओपन किया हो। खैर, वापस दोबारा से मुद्दे पे आते हैं। आप लोगों ने पढ़ी दो इंडस्ट्रियां, कौन सी दो इंडस्ट्रियां थी? कौन कौन सी? ऑटोमोबाइल्स, अपैरल, टेक्सटाइल, ये फुटवेयर और ये सारी एक्सेसरीज वगैरह। तो अगेन फिर वही पुरानी असम्पशन, घर जाके देखा होगा। कोई मैंने टास्क तो नहीं दिया था जो आके सर्च करके आना था? बस ठीक है, इंडस्ट्री समझ आई। एक भाई ने जो मुझे बताया कि इंडस्ट्री आपने पढ़ाई, उसके बाद मैंने ओरिजिनल स्टैंडर्ड में गया तो इतनी ज़्यादा कलाबाजियाँ खाई, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ठीक है, लेक्चर ध्यान से सुनना सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन है कि अगर सुन लिया जाए ध्यान से। तो उन्हीं साहब को फिर मैंने बताया कि आज मैं तकरीबन अपनी क्लासेस से 3:30 बजे फ्री हुआ था, तब से लेके 6 बजने में 5 मिनट तक मैं दो इंडस्ट्रीज़ के डीप स्टैंडर्ड को बहुत थॉरोली बार डिटेल से हर पॉइंट को इस हिसाब से देखता रहा कि मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ एग्जेक्टिव समरी, लेकिन जो नॉलेज एम्पेयर हो वो बेसिकली सारी चीज़ों को कवर कर रहा हो, ताकि आप लोगों को उन स्टैंडर्ड्स के अंदर ना उतरना पड़े, बट स्टिल आप इतने कैपेबल हो कि पेपर में कोई सवाल डीप रिसर्च मांग रहा है तो आपको एक्जैक्टली पता हो कि हम इस वाली जगह पे उतरेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बात समझ आ जाएगी। तो वो कोशिश यही है। नॉर्मली एक ज़माने में एक अंग्रेज टीचर ने एक पाकिस्तानी टीचर को कहा था कि जो क्लास में मेहनत नहीं करता, जो क्लास के बाहर मेहनत नहीं करता, वो फिर क्लास में मेहनत करता है। हुआ ये कि एक दूसरे मुल्क में एक कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारे टीचर्स इकट्ठे थे, तो वहाँ पे उन्होंने एसीसीए के करिकुलम के बारे में वो जो एजेंसी सारा करा रही थी, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि हम एसीसीए के बड़े कंप्रीहेंसिव क्रैश कोर्स कराते हैं, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, एक्सटेंसिव डिस्कशन वाला 23 घंटे का, 23 आवर्स, डिटेल्ड क्रैश कोर्स, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, डिटेल कॉन्सेप्ट डिलीवरी, 23 आवर्स। तो उस पर हमारे एक फील्ड के एक टीचर जो कि एसीसी को भी पढ़ाते थे, तो उन्होंने फिर उनको हंस के कहा कि इतनी देर में तो हमारा टीचर स्टार्ट होता है, जितनी देर में आपने एक्सटेंसिव और ये सारा वो किया है, तो जब तक हम 150 घंटे ना पढ़ा लें तब तक बात नहीं बनती। तो फिर उस टीचर ने आगे से अपनी जबान में उनको जुगत मारी थी कि जो क्लास के बाहर मेहनत नहीं करता ना, वो फिर क्लास के अंदर मेहनत करता है। तो ये कई दफ़ा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है कि अगर एक किसी भी टॉपिक को खींचना बहुत आसान है, बहुत ईजी है कि यहाँ ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोल लें, उसके एक जुमला पढ़ें, फिर उसके ऊपर गुफ्तगू करते रहें, फिर मैं कहूँ ये देखो कितनी अजीब सी बात है, फिर इस तरह से करके हम 2-2.5 घंटे की इंडस्ट्री को भी दें तो 2-2.5 घंटे भी कम है। लेकिन अगर क्लास के बाहर उस चीज़ पे एफर्ट करके देख के उसे समझ लिया और यहाँ पे उसको हम 2 वे थिंकिंग में ले आए, तो आपके जहन में भी रह जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। और मेरे टाइम से ज़्यादा कीमती आपका टाइम है, क्योंकि मेरा एक बंदे का टाइम है, आप इतने सारे लोगों का टाइम है, और बहुत सारे लोग जो कैमरे के पीछे भी देख रहे हैं। तो अगर इतने सारे टाइम बचा लिए तो हम अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के मैट्रिसेस में लिख रहे होंगे कि इतने 1000 आवर्स सेव्ड, हमारे भी तो कुछ वो होंगे ना आउटकम्स। तो इसलिए कोशिश ये करें कि इन लेक्चर्स को सुने ध्यान से, और जब आपको सवाल पूछा जाए तो अच्छी तरह से दिल से जवाब दें, आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करें सारी डिस्कशन में। यकीन माने ये बहुत बोर बातें हैं, अगर आप इसके स्टैंडर्ड में उतर के देखेंगे तो आप कलाबाजियां खाना शुरू कर देंगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि हम अब तक तकरीबन हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड्स इनमें से कवर कर चुके हैं, और कोशिश ये की है कि हम उसका थीम समझें, फिर आप लोगों को इन्वॉल्व करें। आप लोग कम से कम एक दफा मेरे साथ उस इंडस्ट्री के अंदर उतर गए होते हैं और उधर लेफ्ट राइट देखना शुरू कर देते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। उससे फायदा ये होता है कि आपका वो माइंड बेस अच्छी बन जाती है। तो पेपर में सवाल आएगा, एक बच्चा जो कि रट्टा मार के आया हुआ है इन 2 सफों को, या एक बच्चा जिसने स्टैंडर्ड देखा, कलाबाजियां खानी शुरू हो गई, उसे समझ नहीं आया, वर्सेस आप जिसने लॉजिकली भी समझा हुआ है, आपको सवाल भी समझ आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपको किताब भी नहीं खोलनी पड़ेगी, आप जवाब भी लिख लेंगे। फिर भी ऑन सेफर साइड अगर किसी चीज की थोड़ी सी डीप रीजनिंग मांगी गई है तो आप लोग इस काबिल जरूर होंगे कि आप उसको ओपन करके जब पढ़ेंगे तो वो अल्फाज आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि आपको इंडस्ट्री की समझ है। तो इंडस्ट्री वाले स्टैंडर्ड्स में ना इंडस्ट्री की समझ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं आज की इंडस्ट्री से। आज की इंडस्ट्री है बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में घुस गए हैं। टर्शरी सेक्टर की हम लोगों ने कवर कर ली थी, 2 सेकेंडरी की कल कर ली हैं, 2 इंशाल्लाह हमारा आज का टारगेट है, फिर एक बच जाएगी नेक्स्ट वीक में वो, और 3 प्राइमरी वाले हम इकट्ठे इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल क्या है ये इंडस्ट्री? नाम से क्या लग रहा है? मेडिसिन की डेवलपमेंट, यानी बायोटेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं वो फिर वो जो सारी साइंस इन्वॉल्व हो रही है, दवाइयां बनाने वाली, वो भी आ गया। और फार्मास्यूटिकल्स उसको बेचने वाला, इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग
और उसकी जो आगे तरसील है या उसको यूजर्स तक पहुंचाना या हॉस्पिटल्स तक पहुंचाना या पेशेंट्स तक पहुंचाना, तो इस इंडस्ट्री में क्या क्या किस्म की एक्टिविटीज होती होंगी, क्या क्या करते होंगे ये मैं सवाल भी पूछ रहा हूं, जो साइंटिस्ट नई तरह के टनल्स बना रहे हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी में आ रहे हैं एग्रीकल्चर में? जी, अब अगेन जो साइंटिस्ट नई नई तरह की चीजें बना रहे हैं, अब अगेन वो जो चीजें बना रहे हैं क्या वो हेल्थ को सपोर्ट कर रही है या वो ह्यूमन बीइंग को सपोर्ट कर रही है? अगर किसी साइंटिस्ट ने रोबोट बनाया तो वो हेल्थ को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो काम को इजी कर रहा है। एक साइंटिस्ट ने अगर एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे आपकी विटामिन्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, वो हमारी हेल्थ को कवर कर रहा है, वो इस वाली डोमेन में आ जाएगा। तो आप कौन से साइंटिस्ट की बात करते हैं, क्या बनाया उसने? वो क्रॉप्स वगैरह जो जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब अगेन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉस बनाई है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रही, तो वो एग्रीकल्चर के सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एग्रीकल्चर के सेक्टर के सप्लायर बन गए जो कि अच्छी किस्म की चीजों ने प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो अपनी प्रोडक्शन बेहतर ले सकते हैं। जी, बिजनेस के रिलेटेड बड़ा बताना था कि बायोटेक्नोलॉजी का बिजनेस है, ये जिस ओनर का भी मुलाकात हुई उसकी डिटेल है, उसका इंटरव्यू में सुना। ठीक है, वो एक्सपेक्टेड है 2020 में इंजीनियरिंग के बाद में वो रिटायर हो गया। ठीक हो गया। तो वो बोल रहा था कि मैं उधर यूके में सेटल हो गया इंजीनियरिंग, तो मेरी फील्ड थी अकाउंटेंसी। ठीक है, तो मैंने ना बायोटेक्नोलॉजी को देखना समझना स्टार्ट किया, तो देखा कि इसके अंदर बड़ा स्कोप है और कुछ ज्यादा लोग नहीं आते बायो की फील्ड में। ठीक है, सही है। तो कहता मैंने जीरो से स्टार्ट किया, अपनी एम्प्लॉयमेंट से 5 साल से भी पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है, और इस बायोटेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करते हुए इसने 180 अरब की लागत की ट्रेन ली है 4-5 साल के अंदर इतना पैसा। और ये कौन सी टीम का वो है? मुल्तान सुल्तान का। इन्होंने का जो हेड है उसका इंटरव्यू सुन रहे थे, तो उसने बताया कि उसने दूसरे मुल्क में कुछ कैपिटल लगा के 5-1 साल लगा के एफर्ट करके एक नई फील्ड को समझा, देखा, और उसके अंदर इतना मार्जिन था कि उसने ये इस चीज को एक्सप्लॉइट किया और उसकी वजह से इतने पैसे बना लिए कि उसके बाद वो एक पूरी टीम भी अच्छे खासे महंगे दामों खरीदने के बाद भी दिवालिया नहीं हुआ। 180 अरब रुपया। अगेन मतलब एज पर द रिपोर्ट गिवन, क्योंकि मैं पीएसएल से अल्हम्दुलिल्लाह काफी दूर हूं, इसलिए मुझे ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता। तो ऑब्वियसली ये बड़ी कमाल बात है। इसका मतलब है कि इस काम में मार्जिन है। यस, मार्जिन है, लेकिन कुछ चीजें शुरू वाली दिक्कत नजर नहीं आती। ऑगमेंटन की एक गोली की कीमत 2 से 5 पैसे के दरमियान है। कंपनी को जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती है वो 2 पैसे से 5 पैसे के दरमियान है, और वो बिकती 60 रुपए के आसपास है। अब लोगों को ये तो नजर आ रहा है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा कि उससे पहले कितने अरब रुपए की रिसर्च की थी उस फार्मूले तक पहुंचने के लिए जिससे वो एक ऐसी गोली बनाए जो दुनिया में तहलका मचा दे। अब अगेन वो लाइसेंस की कॉस्ट भी बाद में, इसलिए वो बड़ी नॉमिनल है, वो कुछ भी नहीं है उस कई अरब की रिसर्च के। और हो सकता था कि वो कई अरब की रिसर्च करने के बाद इनकी दवाई कामयाब ना होती और मार्केट में आती ही ना, और शायद वो पैसे भी उनको एब्जॉर्ब कराने पड़ते किसी और प्रोडक्ट पे। तो ये जो मेडिसिन कंपनीज हैं, इसमें अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, हम पीछे से कहानी शुरू करें ना, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च होगी, यहाँ एक टीम होगी रिसर्चर की, साइंटिस्ट वगैरह की, जो चीजों पे वो करेंगे। फिर कुछ दवाइयां होंगी, फिर उन दवाइयों को अलग अलग तरीके से तजर्बा भी किया जाएगा। जानवरों पे तजर्बा करने से रिलेटेड इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, और ऊपर से जानवर किसी और तरह से रिएक्ट करते हैं, इंसान किसी और तरह से रिएक्ट करते हैं, फिर इंसानों पे भी तजर्बे करने पड़ेंगे। अब ये भी बड़ी सेंसिटिव सी बात हो गई कि एक दवाई जो कि अभी कंफर्म नहीं है कि इस मर्ज का सही से तशखीस कर रही है, नहीं, साइंस साबित कर रही है कि तशखीस कर लेगी, बट उसको एक्चुअल फैक्ट बनाने के लिए किसी इंसान को देना पड़ेगा, उस प्रोसेस से भी गुजरना है। फिर उसके बाद आपने उसका एक लाइसेंस रजिस्टर करवाना है, जहां आपका पेटेंट, आपका फार्मूला सिक्योर हो जाए, ताकि कल को कोई आप ही की कंपनी का एम्प्लॉय आपका फार्मूला चोरी करके दूसरी कंपनी में अगर चला गया, फार्मूला अगर उसके पास है तो दवाई उसने बना लेनी है 5 पैसे में। जब 5 पैसे में दवाई बना लेनी है, उसने 3 रुपए की मार्केट में लॉन्च कर देनी है। तो अगर ऑगमेंटन जैसे चमत्कार दिखाने वाली दवाई 3 रुपए में मिल रही है, तो 60 रुपए में ऑगमेंटन क्यों खरीदें? और अगर फार्मूला भी सेम है, सिर्फ नाम में थोड़ा सा अल्फाबेटिक ऊपर नीचे हो जाता है, तो शायद इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको पैसे वगैरह बचाने हैं उनके लिए बड़ा इजी है। तो इस मुल्क में तो इस वाली इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा खतरा उन चीजों से भी है जहां लोग अनपेटेंटेड चल रहे होते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते थे? ऑगमेंटन, एमोक्सल ऑगमेंटन, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो सेल होने वाली दवाई है वो ऑगमेंटन है। एंटीबायोटिक है, बड़ी मशहूर एंटीबायोटिक है, लेकिन महंगी होने की वजह से बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं होती। लेकिन चूंकि महंगी है तो रेवेन्यू वाइज, यानी इसकी लास्ट टाइम मैंने सेल्स देखी थी तकरीबन 10 साल पहले, ये 5 अरब रुपए की अकेली एक प्रोडक्ट सेल हो रही थी पाकिस्तान में। ये गले से रिलेटेड जो मसले हैं उसमें ज्यादातर वो होती है। एंटीबायोटिक है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ पैनाडोल और इस तरह से करके दी जाती है, और ये बड़ी कम टाइम में आपको हील कर देती है। वो लोग जिनको ईएनटी के प्रॉब्लम्स होते हैं खासतौर पे, उनके लिए काफी इफेक्टिव होती है। जी, अब अगेन इन्होंने कहा आपने फार्मास्यूटिकल की बात की कि वो तो एंड यूजर को सप्लाई कर रहा है, इसलिए मैं बार-बार बता रहा हूं कि मैं कहानी यहां से शुरू करूं कि आप बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल, इसका मतलब मैं एक कंबाइंड उस इंडस्ट्री का जिक्र कर रहा हूं जो मैन्युफैक्चरिंग स्लैश ट्रेडिंग कर रही है। तो इस वक्त क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है तो बहुत सारे मसले मैन्युफैक्चरिंग के भी आ जाएंगे, ट्रेडिंग को भी हम काउंट करेंगे। तो इसका मतलब इसके पर बेंचमार्क थोड़े से ज्यादा होंगे जो हमें देखने होंगे। तो दवाई बनाने वाली कंपनी क्या करती है? दवाई पर रिसर्च करती है, क्लिनिकल रिसर्च करती है, फिर कुछ रिसर्चेस खुद करते हैं, कुछ रिसर्च आउटसोर्स कर देते हैं किसी और तरह के इदारे को, वो भी रिसर्च में साथ देते हैं। तो इनको भी इसी तरह से अपने सप्लाई चेन में कुछ और लोग मिलते हैं। फिर जब दवाई बन जाती है तो दवाई की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हुए भी बहुत सारी एहतियात करनी होती है। फिर जब दवाई जाएगी तो ये डायरेक्टली इंसान को हिट कर रही है, तो यहाँ सोशल एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी फौरन से उभर के आ जाएगा। आपकी दवाई से लोग मर तो नहीं रहे, आपकी दवाई सेफ कितनी है, आपकी दवाई के साइड इफेक्ट्स कितने हैं, आपकी दवाई मिसयूज तो नहीं हो रही, आपकी दवाई के गलत प्रमोशन तो नहीं हो रही, आप जो है वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में तो नहीं है। तो ये बेसिकली पूरी इंडस्ट्री आ जाती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग शायद इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू वाला एलिमेंट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत छोटा सा एलिमेंट है इसका। जब चीज बन गई तो वो प्रोडक्ट ऐसी को बहुत बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी नहीं है जिसमें आप जो है ना वो बहुत जो है ना ऑयल सड़ाना शुरू करते हैं और इस तरह से वो हो। ये बड़ी छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इस कमरे के अंदर
तकरीबन एक पूरे शहर को एक खास, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं पैनाडोल की बात कर लूं, तो पूरे शहर को जितनी पैनाडोल चाहिए सिर्फ इस कमरे में रखी हुई मशीनरी से बनाई जा सकती है। तो इसके लिए बहुत बड़े सेटअप नहीं चाहिए, बड़े लंबे चौड़े प्लांट इक्विपमेंट नहीं चाहिए। तो इस वाली इंडस्ट्री में जो असल जो एनर्जी है वो सबसे पीछे है रिसर्च, और उसके बाद फिर एंड यूजर पे जब आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जो डॉक्टर्स वगैरह को आप उसके बारे में गाइड कर रहे हैं, वो मरीजों को दे रहे हैं, और उसके बाद मरीजों के साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें ज्यादा सस्टेनेबल चैलेंजेस हैं। तो मेरा सवाल ये है, डिस्क्लोजर टॉपिक देखने से पहले ये जो शुरू में मेरा एक जनरल सवाल होता है कि इस तरह की इंडस्ट्री में आपके जहन में क्या क्या सस्टेनेबल टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट हैं जिसके बारे में इन्हें बताना चाहिए? सबसे पहले एक बायोरिएक्टर्स बड़े-बड़े बर्नर्स काम कर रहे होते हैं, जो के लिए ना वो चाहिए होता है इंक्यूबेटर्स। ठीक है, इन्होंने कहा इनको अपनी दवाइयों के लिए कुछ इंक्यूबेटर्स और कुछ इस तरह के हीट रिएक्टर्स चाहिए होते हैं, तो शायद उससे रिलेटेड जो आपके इंपैक्ट्स है वो भी बता देने चाहिए। और क्या जहन में इनकी दवाई के जो साइड इफेक्ट्स वगैरह और उसके बाद इनको कोई लीगल केसेस वगैरह हुए हैं तो वो कितने हुए हैं उसके बारे में शायद बताना पड़े। जो वेस्टेजेस बन रही है, जो केमिकल से चीजें बना रहे हैं, तो उसमें सम हो थोड़ी बहुत वेस्टेज होगी, शायद वो बड़ी छोटी उसमें हो क्वांटिटी में, लेकिन जब इतने बड़े सेटअप को देखेंगे तो शायद उसके ऊपर हमें गौर फिक्र करना पड़ जाए भाई के मुताबिक। जानवरों पे टेस्टिंग होती है तो बहुत सारे जानवर मेंटेन रखना, उनकी खुराक अगर आपकी टेस्टिंग जानवरों पे है या इंसानों पे, और जानवरों पे है तो क्या वो अलाउड है? किस किस किस्म के जानवर पे किस हद तक टेस्ट कर सकते हैं, और कौन सा जानवर इंसान से मिलती जुलती सलाहियतें रखता है जिसकी वजह से उस पर किया गया टेस्ट इंसान के लिए इस्तेमाल हो सकता है? तो एक जमाना था कि सारे टेस्ट ही जानवरों पे होते थे, अब दुनिया जो है वो जानवरों को इंसानों से ज्यादा प्यार करना शुरू हो गई है। तो अंग्रेज कहते हैं जानवरों पे क्यों टेस्ट करते हो, इंसानों पे टेस्ट करो। तो इंसान का क्या कसूर भाई? एक दुनिया में एक बीमारी है जिसका सोल्यूशन आया ही नहीं, और एक बंदा उस बीमारी से मरने वाला है, और आप कह रहे हैं कि मेरे पास शायद एक ऐसी गोली है जो बचा सकती है। तो वो इंसान जो बाय द वे मरने की तरफ जा रहा था, आप अगर उसको सैंपल के तौर पे उसके ऊपर अपना क्लिनिकल ट्रायल चलाएं तो शायद वहां से बात थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो इसलिए अब जानवरों से ज्यादा वो जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उसी डिजीज के जिसके ऊपर काम हो रहा है वो उनकी इजाजत मिल जाती है, लेकिन बड़ी लंबी चौड़ी पर कॉन्सेंट और इस तरह की सारी चीजें होती हैं तो उसका जिक्र करना पड़ सकता है। जिन लैब्स में काम हो रहा है वहाँ रेडिएशन है, वहाँ अजीबोगरीब सी गैसेज हैं, जाहिर है वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स और वो सारी चीजें बड़ी जरूरी होंगी। प्रॉफिट रेशियो इसमें चूंकि इतनी अच्छी है तो इसकी प्राइसिंग रेगुलेटेड है या नहीं है, हमारी क्या प्राइसिंग है, हम प्रीमियम प्राइसिंग कर रहे हैं, रेगुलर प्राइसिंग कर रहे हैं, हमारा कंज्यूमर कौन सा, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट मिसयूज तो नहीं हो रही, मार्केटिंग के वक्त मेल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, लोग गलत तरीके से तो नहीं कोट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट को, या डॉक्टर्स को कमीशन देके धक्के से अपनी दवाई तो नहीं बेचने की कोशिश हो रही है। मेडिसिन को जाहिर आपको खास उसका टेंपरेचर मेंटेन करके रखना होगा, तो इसका मतलब आपको अपने उस प्लांट में उतना ज्यादा एहतियात तो करनी होगी, लेकिन इसका बहुत बड़ा आपने स्टोरेज अपने पास नहीं करना होता। आप कोशिश करते हैं कि बनते साथ ही इसको डिलीवरी पॉइंट्स पे पहुंचा दिया जाए, जहां बड़े बड़े से फार्मेसीज होते हैं, जहां पे अच्छी जनरेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी बेहतर होती है, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम होता है, तो वो दवाइयां जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती उनके लिए पहले से बताया जाता है या उसके डब्बों पे लिखा होना चाहिए। वैसे तो आपने एक बात कर दी, लेकिन आपने बड़ा फास्ट से गुजार दिया। आपने कहा कि डॉक्टर्स को कमीशन तो नहीं, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में बहुत बड़ा मसला है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहती हैं कि हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें हम डॉक्टर्स को बुला के आगाही देंगे। असल में कॉन्फ्रेंस क्या होती है कि किसी टॉपिकल एजेंट को बुला लेते हैं और डॉक्टर्स के साथ पार्टीज वगैरह होती हैं। ठीक है, और अगेन आपने भी बात करते हुए बिल्कुल धीमे अल्फाज में वो ट्रॉपिकल आइलैंड पे पार्टीज पे ब्रेक लगा दी, अदरवाइज आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये होता है कि आप डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन किसके कहने पे होना है, डॉक्टर के। तो हजारों लाखों करोड़ों जो खरीदार हैं दवाइयों के, उनको मार्केटिंग करना बेकार है, लेकिन हजारों डॉक्टर्स को मार्केटिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन डॉक्टर्स ने लाखों मरीजों को दवाई लिख के देनी है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसकी मार्केटिंग की आसान गेम ये होती है कि आप डॉक्टर्स पे काम करते हैं, आप डॉक्टर्स को गिफ्ट देते हैं, आप डॉक्टर्स को जो है एजुकेशनल सेमिनार्स पे लेके जाते हैं, उनको जो है मुख्तलिफ तरह से फैसिलिटेट करते हैं, कंपनी की स्टेशनरी और पता नहीं क्या क्या कुछ प्रोवाइड करते हैं, और एंड पे उनसे कहते हैं कि जी देखिए आपको ये तो पता है हमारी दवाई अच्छी है, बस आपने लिखा करना है। तो जो खराब कंपनियां होंगी उनको पता होगा उनकी दवाई खराब है, वो डॉक्टर को बताएंगे सर जी दवाई खराब है, लेकिन इन लोगों ने वैसे ही मर जाना है। तो आप अपनी होंडा सिटी गाड़ी क्यों दाव पे लगाते हैं चंद लोगों के लिए? इन लोगों ने तो इनको किसी और ने मार देना है या हुकूमत से मारे जाएंगे। तो जब इन्होंने मरना ही है तो इनकी किस्मत में मौत लिखी हुई है, आप अपनी सिटी गाड़ी तो पक्की करें। तो अजीबो गरीब सी गलत प्रैक्टिसेस चलती हैं, इनाम के लालच दिए जाते हैं। अच्छा, फिर कुछ को समझ आ जाता है कि डॉक्टर से इंपॉर्टेंट भी कोई है फार्मासिस्ट, क्योंकि डॉक्टर कह देगा जी ऑगमेंटन खरीदो। आप जो फार्मेसी पे जाएंगे आप कहेंगे ऑगमेंटन, तो वो फार्मासिस्ट आपकी तरफ देखेगा, है तुम करोड़पति आदमी हो, ऑगमेंटन लेने आए हो, तो यार सेम फार्मूले की 3 रुपए की गोली है, तो तुम क्यों 60 रुपए की गोली खरीदने आए हो? तो अक्सर कंपनियों को समझ आ जाती है वो फार्मासिस्ट पे काम करते हैं। तो सम हो क्योंकि ये बड़े थोड़े से लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं, तो उनके साथ जब मार्केटिंग होती है तो कुछ मेल प्रैक्टिसेस हैं, तो शायद यहाँ पे ये चीज़ भी बड़ी एहतियात होगी। जो एक्सपायर्ड मेडिसिन कंपनी को वापस आनी है, तो जब वापस आएगी तो एक्सपायरी तो गोली के ऊपर तो नहीं छपी हुई, डब्बे पे है। अब कंपनी कितनी मेहनत करके नया डब्बा प्रिंट करके उस पर नई एक्सपायरी डेट डाल के वही वाली गोली उसके अंदर डाल के कैसे भेज रही है, टेंशन है ना। अब ये है कि वो जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसकी क्या उसको तल्फ करने के क्या एकदम आते हैं, हो सकता है यूजर ये भी जानना चाहें। इस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, हम अंदाजे लगा रहे होते हैं। अगर हम SASB होते तो हम क्या करते हैं, लेकिन हम SASB नहीं है, तो कम से कम हम मैक्सिमम सोच लेते हैं, फिर इन्हें देख लेते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को रिफाइन कर लेते हैं। क्योंकि ह्यूमन लाइफ बीच में इन्वॉल्व है, तो बहुत सारे लॉ रेगुलेशन, तो फिर उनकी कंप्लायंसेज, उनमें कितनी पेनल्टियां पड़ी और इस तरह की बातें भी बतानी हो सकती हैं।
टेक्नोलॉजी को हमने कामयाबी से बना दिया। तो ये बताना चाहिए कि कहाँ पे हम नाकाम हुए। जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शायद हमें ये भी बताना चाहिए कि हमारी सक्सेसेस क्या हैं और शायद हमें बताना चाहिए कि हम कहाँ नाकाम भी रहे। रिसर्च और डेवलपमेंट एक मेजर एस्पेक्ट है इंडस्ट्री का। ठीक है। तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं वो बहुत अहम है, तो शायद हमें बताना चाहिए कि हमारा जो फ्लीट ऑफ डॉक्टर्स है, हमारे पास जो सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स है या जो इंजीनियर्स है या व्हाट्सएवर जो मेडिकल के स्पेशलिस्ट हैं, वो किस किस्म के क्वालिफाइड है, उनके पास क्या क्रेडेंशियल्स हैं। तो हो सकता है ये चीज़ भी दुनिया जानना चाहती हो। जी, सर ये मेडिसिन काफी शॉर्ट आती है, तो हमने शॉर्टेज को मेंटेन मतलब कम करने के लिए क्या प्रोसीजर तय किए हैं? अगर ये दवाइयाँ शॉर्ट रहती हैं तो मार्केट की सप्लाई की डिसरप्शन को कंट्रोल करने के हमारे क्या मैकेनिज्म है, ये भी इंपॉर्टेंट बात। जी, रॉ मटेरियल्स वगैरह हम कहाँ से लेंगे, क्योंकि जाहिर है ज्यादातर तो केमिकल्स इन्वॉल्व है ना। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि बार बार ध्यान में रखना है कि ये कोई बहुत मैस बड़ी प्रोडक्ट नहीं है जिसमें बहुत बड़े वेस्टेजेस निकलें और बहुत, तो शायद ये उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। इसमें ज्यादा बड़ा कंसर्न है इंसानों की इन्वॉल्वमेंट है। क्या हमारी प्रोडक्ट थ्रू आउट कंट्री इजीली एक्सेसिबल है, क्या अफोर्डेबल है, तो बहुत सारी चीजें हमारे हमारी प्रोडक्ट के ऊपर क्या वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो लिखी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली एक मेडिसिन के डब्बे में लाजमी ये होना चाहिए कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स का रफ आइडिया जरूर होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लॉ ने भी मैंडेट की हुई हैं, हमने उसका भी ख्याल रखना है। अब इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा हवाई बात करें, जरा देखते हैं इसके 9 एरियाज। हम अभी तक 4-5 पे खेल रहे थे, तो यहाँ तो बहुत ही दिल पे ले गए स्टैंडर्ड्स। 9 डायमेंशंस कौन सी हैं? सेफ्टी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल पेशेंट्स, वो जो जिन पे तजर्बा हो रहा था उनकी सेफ्टी से रिलेटेड मामला। एक्सेस टू मेडिसिन, लोगों को कितनी एक्सेस है और किस तरीके से वो पहुंच पाते हैं हमारी दवाइयों तक। हमारी प्राइसिंग की अफोर्डेबिलिटी, हमारी दवाइयों की सेफ्टी। काउंटरफीट ड्रग्स, वो जो चरबा प्रोडक्ट्स आ जाती हैं दिखने में उस जैसी होती हैं। एथिकल मार्केटिंग, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसर्न हो जाएगा। हमारे एम्प्लॉई रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, रिटेंशन, तो एम्प्लॉई में हमारे वो जो उसमें थे ट्रेडिंग में वो भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारी डेवलपमेंट और वो वाली टीम थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कितने अरसे से लोग हमारे साथ हैं, हमें जो जितने अरसे से ज्यादा साथ होंगे उतनी हमारी जो रिसर्च है उसमें कंटिन्यूटी होगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मसले और ओवरऑल बिजनेस एथिक्स, ये तो खाली मार्केटिंग के एथिक्स होगा और ये ओवरऑल बिजनेस एथिक्स। जी, अगेन एक्सेस टू मेडिसिन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये अगेन डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात है। इधर लोगों तक हमारी दवाई की एक्सेस और इधर हमारा जो अपना हम तक चीजें आ रही हैं और हम जो उसको आगे वो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, अगेन वही वाला खेल जो हम खेलते थे, आवाम का साइज कम होने की वजह से और डायमेंशन ज्यादा होने की वजह से दो अब अपने एक में 2 बताने हैं या एक पूरी बारी खत्म होने पे दोबारा बताना है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, उसने ये बताना है कि मेरे मतलब मेरी दवाई जैसी कितनी चीजें मार्केट में आ गई हैं जो कि गलत प्रैक्टिस है, या मेरी दवाई कहाँ गलत तरीके से बिक रही है, या कितने ऐसे इंसिडेंसेस आए जहां पे ये हुआ। अब अगेन असल मैट्रिक बता दिया तो सारा सस्पेंस ही खत्म हो गया। लेकिन आपने बेसिकली जो मिस हैपनिंग्स हैं वो बतानी है। जब हम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आएंगे तो थोड़ा सा इस पे और बात होगी। हाँ जी, तो 2 पॉइंट्स एक बंदा बताएगा, मजे का खेल है, खेल शुरू करते हैं। सर सेफ्टी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेंट मतलब किस बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट किया गया? इनका सेफ्टी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में हम ये कहेंगे व्हाट आर द बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ वो जो सब्जेक्ट्स हैं। लॉ ये स्टैंडर्ड्स इनके लिए वर्ड इस्तेमाल करता है सब्जेक्ट, जिन पे आप तजर्बा कर रहे हैं। वो आपने शायद फिल्म में भी देखा होगा जी, सब्जेक्ट ना हंसता है ना बोलता है ना, तो वो बेसिकली सब्जेक्ट इज दैट पर्सन जो कि सब्जेक्ट पर्सन होता है। तो सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे और उस पे कितनी देर ट्रायल चला? ट्रायल का क्या वो था, मैकेनिज्म था, कितने से चला, वो किन प्रोटोकॉल्स में चला, तो इस तरह की बातें ये भाई ने हमें 2 बातें बताई। जो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसका भी इफेक्ट आता है मेडिसिन पर, तो उसको हम कितना कंपेंसेट करते हैं उसका? जी, अगेन ये कह रहे हैं कि अगर हम एक बंदा चूज किया, हमने उसको दवाई खिलाई और उसके बाद कुछ आफ्टर इफेक्ट्स आ गए, हम उसका क्या प्रोटोकॉल रखते हैं, उसको कंपनसेट कैसे करते हैं, हम लोगों ने उसकी क्या एहतियात की हुई है। एक बात आपने बता दी, और कोई बात? अब अगेन एथिकल मार्केट में आप ये तो नहीं बताएंगे कि हमने अनएथिकल हरकत की है, लेकिन जो अनएथिकल हरकत पकड़ी गई वो तो बतानी पड़ेगी। तो आप कहेंगे जी हमें फलाना फलाना इस तरह से पेनल्टी पड़ी थी और अब हम उस चीज को ऐसे एड्रेस कर रहे हैं। एक्सेस टू मेडिसिन उन्होंने कहा अगर सिटी वाइज है तो हम बताएंगे हमारा सूबा वाइज और सिटी वाइज कितनी हमारे आउटलेट्स अवेलेबल हैं और हम कितने दूर दूर के देहात तक अपनी दवाइयों की तरसील कैसे इंश्योर करते हैं। एक हो गया ड्रग सेफ्टी, जो पर्सनल फैक्टर भाई ड्रग सेफ्टी जाहिर आपको तब पता लगा होगा ना आपकी दवाई सही नहीं है जब शिकायतें आई होंगी, कुछ एलिगेशंस हुई होंगी, कुछ लीगल केसेस हुए होंगे, तो फिर बताएंगे हमारे कितने लीगल केसेस हुए, किस वजह से हुए और हमने उनके ऊपर क्या काम किया। जी बड़ी प्यारी बात, हम जो रॉ मटेरियल जहाँ से ले रहे हैं जिनके ऊपर हमने मेडिसिन बनानी है, क्या वो किसी सर्टिफिकेशन से गुजरा है, क्या उसके ऊपर वो जो हमारे टियर 1 वगैरह हमारे केस में बन जाएंगे उनकी क्या सर्टिफिकेशन है, उनकी क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है, क्या वो आईएसओ सर्टिफाइड फलाना सर्टिफाइड, ये इस तरह से कुछ है। जी और ड्रग सेफ्टी में ड्रग सेफ्टी पे क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस वगैरह नहीं, तो फिर अब आप ये तो आप उसके ऊपर लिखेंगे ना, आप अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में क्या बताना चाह रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में बताएं ना। आप मैट्रिक्स क्या बता रहे हैं कि हम क्या डिस्क्राइब करें। हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी 100% दवाइयों के ऊपर ये सेफ्टी क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, इस तरह की बात की जा सकती है। स्कोप समझना जरूरी है, क्या बताना है अपनी रिपोर्ट में। ड्रग सेफ्टी से रिलेटेड गवर्नमेंट की एसओपी है ड्रग सेफ्टी को लेकर, क्या हमारे मतलब प्रोसीजर से मैच क्या हम गवर्नमेंट के एसओपी कंप्लाइंट है, और अगर हमने कोई ऑडिट करवाया हुआ है तो हम बता दें कि हम लोगों ने 3 तरह के ऑडिट करवाए हैं फलाना फलाना डिपार्टमेंट के और वो बड़े क्लीन रहे हैं। सर
रिक्रूटमेंट के अंदर के हम रेलेवेंट लोगों को मतलब असाइन कर रहे हैं अथॉरिटी के नहीं कर रहे हैं। हाँ, एम्प्लॉइज वगैरह के अंदर हम क्या रेलेवेंट लोगों को असाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारा टास्क सही कंपिटेंट बंदे तक पहुंच रहा है या कुछ दरमियान में मैनेजरियल लेयर है जो अपने हिसाब से चीजों को चला रहे हैं। एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स, उसकी सिलेक्शन, उसकी ट्रेनिंग और वो सारी चीजें। असल में मैं इसलिए ब्रेक लगाती कि बाकियों के पास भी तो 2 पॉइंट है ना, तो जाया ना हो जाए किसी के। सेफ्टी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, किस एज ग्रुप में हमने टेस्टिंग की, अगर 18 साल से नीचे टेस्टिंग करती तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको, तो आपको फिर वो एज जोन भी बताना पड़ेगा। और अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्राइसिंग में बताएंगे कि हमें हमारे मुल्क में जो वो कंट्रोल करती है अथॉरिटी, उसने हमें क्या प्राइस रेंजेस बताई हैं और क्या हमें उस पे से 1-2 दफा कोई फाइन पेनल्टी पड़ी है अपनी ओवर प्राइसिंग की वजह से। बिजनेस एथिक्स में हम बताएं कि हम किसके फॉलो कर रहे हैं, हम कौन से मुल्क में हैं, उस मुल्क की जो मेडिसिन को कंट्रोल करने वाला सेटअप है वो कौन सी बॉडी है, हम उसके एथिक्स फॉलो कर रहे हैं या हमारा अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और एम्प्लॉई के उसके अंदर हमने बताने कि हमने कितनी ट्रेनिंग, कितनी साइंटिफिक रिसर्चेज और उसके अंदर अपने लोगों को कैसे ग्रूम किया। सर एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट में हम बता सकते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो किसी उन्होंने लाइसेंस लिया है किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो एम्प्लॉइज हैं खासतौर पे जो हमारी डेवलपमेंट वाली साइड या रिसर्च वाली टीम है, वो लोग क्या स्पेसिफिक कोई खास प्रीरेक्विजिट लेके आ रहे हैं, कोई खास क्वालिफिकेशन, कोई खास एक्सपीरियंस, कोई खास सर्टिफिकेशन, 2 गए 1 हुए। जी जी। और दूसरा सर एथिकल मार्केटिंग में हमने क्या मेजर्स लिए कि हमारी जो मेडिसिन हैं वो किसी जाली तरीके से मार्केट में ना आ सकें, और वो हमारी मेडिसिन जो कि गलत तरीके से मार्केट में आ जाती हैं, हमने उसको रोकने के लिए क्या कोशिश की। इवन आप डॉक्टर्स वगैरह को भी कुछ सैंपल्स देते हैं जिस पे लिखा होता है नॉट फॉर सेल, और आगे से वही डॉक्टर अपने एजेंट्स के थ्रू उसको सेल कर रहा हो, तो वो भी गलत प्रैक्टिस होगी। जी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो वेयर हाउस है उससे हम बाय रोड डिलीवरियां करते हैं या शिपमेंट, और हम क्यों करते हैं लाइक अगर हम शिपमेंट कर रहे हैं उसकी बाय एयर कर रहे हैं तो उसमें फ्यूल ज़्यादा जा रहा है, या हम बाय जो रोड कर रहे हैं उसकी फ्यूल। ठीक है, यानी कि हम अपनी जो सप्लाई में अपनी प्रोडक्शन वाली जगह से जहां तक लेके आ रहे हैं तो हमारा क्या रूट है और क्यों नहीं हमने सेंट्रलाइज सेटअप्स बनाए हुए। और अगेन अब जाहिर है बनेगी कुछ मेजर जगह और सप्लाई होगी पूरे पाकिस्तान के हर शहर गली में, तो जाहिर है यहाँ पे सप्लाई चेन के अंदर बहुत सारी आपकी वो इमिशंस वगैरह भी बीच में आ जाएंगी। और अफोर्डेबिलिटी एंड प्राइसिंग में अगर हमने किसी मार्केट का एनालिसिस किया हुआ है कि यहाँ स्पेसिफिक मेडिसिन है जो ज़्यादा बाई की जाती है, तो उधर हमने क्योंकि हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है, ठीक है, तो फिर हम उसकी प्राइसिंग में हमने कोई डिस्काउंट वगैरह। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर हमने देखा कि किसी खास मार्केट में हमारी ज्यादा डिमांड है और वहां जब हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है तो क्या हमने अपनी प्राइसिंग को कम किया, या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां गुर्बत ज्यादा है, वहां हमने कुछ खास डिस्काउंट दे दिए। ऐसे इलाके जहां पे ये बीमारी ज्यादा है, अब ये भी तो आपकी सस्टेनेबल कॉज है ना कि ठीक है जहां बीमारी वो वाली ज्यादा है या जहां ज्यादा गुर्बत है वहां आप भी अपनी तरफ से पुश लगा रहे हैं। जैसे कोविड के दिनों में दुनिया बड़ी खुश हो रही होती थी कि हमने गरीब मुल्क को मुफ्त वैक्सीनेशन भेजी है, तो पाकिस्तान दुनिया के हर कोने से जो वैक्सीन आती थी जिस नाम से आती थी तो वो सारा क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तानियों पे हुआ। तो हम तो ये क्लिनिकल ट्रायल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमने तो सही है वो सारे टीके जिसके बाद जो है ना कुछ लोग मर गए कुछ नहीं मरे, जो बच गए तो ठीक है शायद वो वाली दवाई ज्यादा बेहतर थी। जी। ड्रग सेफ्टी में हम कहेंगे कि हमने जब डॉक्टर्स को ये अपनी ड्रग दी है तो उन्हें खुदा को गाइड किया कि किस तरीके से हम डॉक्टर को किस तरह से बताते हैं, तो ये ना कि हम एक्सपेक्ट करें कि मरीज वो पर्चा पढ़ेगा। अब पता नहीं इस कमरे में मौजूद जितने भी लोग हैं उनमें से कितनों ने एग्जैक्टली डब्बे के अंदर से वो पर्चा खोल के उसको शुरू से एंड तक कभी पढ़ा भी होगा। तो इतना पढ़ा लिखा यूजर अगर नहीं पढ़ रहा तो ज्यादा लोग तो नहीं पढ़ते होंगे, तो शायद डॉक्टर को अगर बता दें तो वही वाली बात है जैसे आप सब लोगों ने स्टैंडर्ड डिटेल से पढ़ना नहीं पढ़ना, कम से कम मैं तो एक दफा बताऊं ये सोच के कि आप पता नहीं कभी उतरेंगे या नहीं उतरेंगे उस डिटेल सेटअप में। तो इसी तरह से डॉक्टर को तो कम से कम एजुकेट करें, तो बिल्कुल सही है कि हम डॉक्टर्स को दवाई की सेफ्टी, आफ्टर इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स इन सब के बारे में कितना गाइड करते हैं। और एसेस मेडिसिन में हमारी मेडिसिन पूरी नेशन को मिल रही है, क्या हमारी मेडिसिन पूरी नेशन को मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पंजाब वालों को मिल रही है और पंजाब वालों के अलावा ना मिल रही है। आजकल तो पता है आपको ये मसला बना हुआ है लैपटॉप वाला। जी। हमारे लोग कितनी देर तक हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनका ओवरऑल टाइम कितना गुजरा है हमारे साथ, यानी हमारा टर्नओवर का रेट क्या है और हमारा लोगों के शिफ्ट होने का क्या रेट है। और हमारी जो मेडिसिन है क्या वो सिर्फ डेवलप कंट्री के लिए या गरीब मुल्कों के लिए भी है। और अगेन मतलब जब भी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसमें आपको पाकिस्तान जरा थोड़ा सा गुर्बत ज़्यादा वाली कैटेगरी में नजर आएगा। ईस्ट एशिया। जी, 2 बातें हो गई। मेडिसिन को पैक करने के लिए स्पेशल मटेरियल चाहिए होता है, मेडिसिन को पैक करने के लिए मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल कहाँ से सोर्स किया हमने और उसके कोई खतरनाक असरात तो नहीं। अब जाहिर है अगर फॉर एग्जांपल दवाई धूप में पड़ी रह गई और वो मटेरियल भी किसी ना किसी केमिकल से बना और दवाई भी किसी केमिकल से है तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ के कुछ गलत तो नहीं कर देंगे, तो कई दफा छोटी सी बेहतियाती से बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। एक और सर अफोर्डेबिलिटी एंड प्राइसिंग में देखेंगे कि जो हमने प्राइस सेट की है वो क्या मार्केट में भी उसी प्राइस पे, मार्केट से कंपैरिजन करें कि ठीक है जी मार्केट में औसतन ये रेंज चल रही है, हमारी औसतन ये रेंज है, तो आप अपनी हाईएस्ट जो वैल्यू की मेडिसिन है दरमियानी मेडिसिन है कुछ एवरेजेस लेके कंपैरिजन दिखा सकते हैं। जी। नहीं आप तक सर ये हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है तो गवर्नमेंट ने कुछ सप्लाई चेन के सप्लायर्स मतलब किए होंगे, ये हाईली रेगुलेटेड है तो हो सकता है गवर्नमेंट ने सप्लाई चेन में कुछ सप्लायर या तो मुख्तस कर दी हो या कुछ प्रोटोकॉल्स बताए हो कि इसके तहत आपने सप्लायर को चूज करना है। इंस्टेंसेस हम बता सकते हैं कि कितने इंस्टेंसेस पे हमने इसको फॉलो किया नहीं फॉलो किया, मतलब हम बता सकते हैं कि कितने इंस्टेंसेस पे हमें पेनल्टी पड़ी या कितने इंस्टेंसेस पे हम फॉलो नहीं कर पाए, या हमारे जो टीयर 1 सप्लायर्स हैं उनमें से कितनी % फलाना चीज की कंप्लाइंट है। सर इस वाइड रिक्रूटमेंट में ये बता सकते हैं हम कि हमारी डेवलपमेंट एक अपडेटेड हमें लेना चाहिए उसके लिए, तो हम साल में कितने दफा सेशंस कर रहे हैं, कितना कंटिन्यूअस डेवलपमेंट दें अपने एम्प्लॉइज। ठीक है, यहाँ हम बताएं एम्प्लॉय डेवलपमेंट वगैरह बताएं कि हम अपने लोगों को कितना अप टू डेट रखते हैं, उनकी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कितनी हो रही है, हम कितनी उनको रिसर्चेस प्रोवाइड कर रहे हैं और कितनी दफा वही वाली बात है जब डॉक्टरों को घुमाने ले गए आप किसी आइलैंड तो इनको भी जो है वो इनको भी जरा थोड़ा सा ट्रेनिंग करवाएं, इनको भी इस तरह के सेशंस मिलने चाहिए। जी।
ड्रग सेफ्टी में हमारी ड्रग कितनी एडिक्टिव है? ड्रग सेफ्टी में हमारी ड्रग कितनी एडिक्टिव है, बड़ी खतरनाक सी इन्होंने बात कर दी। कई दफा क्या होता है, मरीज के ऑपरेशन के बाद उसको कुछ देर इस तरह से रखना होता है कि उसको पेन शदीद ना हो। पेन किलर बेसिकली पेन को नहीं मारता, दिमाग को सुन करता है। मतलब वो आपको यहाँ तकलीफ हो रही है, आप पेन किलर खा लेंगे तकलीफ खत्म हो जाएगी। असल में तकलीफ वही है, दर्द भी वहाँ है, चोट भी है, सारा कुछ है। दिमाग जो आपको पैगाम दे रहा था तकलीफ का, वो पैगाम को सुला दिया। तो कई दफा दवाई इतनी जालिम होती है कि थोड़ा और ज्यादा सुला देती है। खासतौर पे जब बड़े ऑपरेशंस वगैरह हैवी किस्म के होते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि मरीज 18 घंटे तक सो रहा है, इसलिए कि उसको फिर हाई पोटेंसी मिली होती है। और कई दफा अगर बहुत हाई पोटेंसी हो तो बंदा ज्यादा ही सुकून में भी चला जाता है, तो वो भी खतरनाक हो जाता है मामला। तो अगेन मतलब वही वाली बात है कि हमारी जो दवाई है वो कितनी एडिक्टिव है, हमारी दवाइयों में से कितनी ऐसी हैं जो नशे के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। अब किन्स नाम का एक इंजेक्शन जो अक्सर जो हड्डी वगैरह के बड़े ऑपरेशन के बाद जो है वो मिलता है, तो वो नॉर्मली मरीज को उस तकलीफ से बचा लेता है, क्योंकि वो बहुत शदीद तकलीफ होती है 3-4 दिन तक जो रहती है। तो फिर क्या होता है कि वो आदी हो जाते हैं और उसके बाद कभी भी सुरूर हासिल करने के लिए वो कहते हैं कि यार ये वाला इंजेक्शन मैं लगा लूं तो एक दिन तक मैं तो जरा टुन रहूं और मुझे ना पता लगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। जी, कफ सिरप वगैरह भी कई दफा इसमें जो है, तो वो ये डिपेंड करता है। तो वो शायद इस तरह की बातें बतानी चाहिए कि हमारी कौन सी दवाइयां खतरनाक तरीके से भी यूज हो सकती हैं। और इसके अलावा देखो सेटिंग्स में क्या कहते हैं आपके जो इसको सेट पॉइंट आ जाता है कि जो आपके जो मतलब फार्मेसीज पर आप मतलब हाँ आपने कहीं पर फ्री दवाइयां दी नहीं है, ठीक है। तो फिर काफी दफा होता है कि आपने जिन लोगों को प्राइस होती है फ्री दवाई, इस तरह गवर्नमेंट जो बेच रहे होते हैं वो ही जो फ्री सैंपल्स दिए हुए हैं, लोग नॉट फॉर सेल वाली दवाइयां बेचना शुरू कर देते हैं। खरीदने वाला कहता है इसमें नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है, कहता है तुम 50% ऑफ पे ले लो, तो उसका एतराज खत्म हो जाता है, वो उसको ले लेता है। तो अगर कुछ इस तरह की गलत प्रैक्टिसेस पकड़ी गई हैं या आप उसके अगेंस्ट क्या एहतियातें करते हैं, अच्छा है वो बताना चाहिए। दिखा के बैठने का कितना फायदा होता था, कई बार पहली बारी आ जाती थी तो शुरू में तो लंबी तकलीफ कर सकते थे, अब इतने सारे बंदों के बाद मौका मिला तो जरा मामला थोड़ा सा। जी सर इसके अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जो मेडिकल रैप वगैरह सप्लाई लेके जाते हैं जी। तो वो उनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती, वो मेडिकल क्वालिफाइड भी ऐसे लोग होते हैं। मेडिकल रैप्स वगैरह जो जाके दवाई की मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या उनको खुद भी दवाई के बारे में पता है? डॉक्टर को जिसने बताना है अगर उसको खुद भी गरीब को नहीं पता तो ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा मामला। तो क्या बताना क्या चाहेंगे आप दुनिया को कि हमारे मेडिकल रैप पढ़े लिखे नहीं है? नहीं सर, उनको बताइए कि हम एजुकेटेड स्टाफ रखते हैं। उन्हें बताएंगे कि हम एजुकेटेड स्टाफ रखते हैं और जो लोग किसी वजह से सप्लाई की वजह से या मुल्क की ओवरऑल पढ़ाई का स्टैंडर्ड कम होने की वजह से अगर कोई हल्की क्वालिटी का बंदा भी आ जाए तो हम ट्रेनिंग्स वगैरह से वो गैप कवर कर लेते हैं। एक हो गया। काउंटरफीट ड्रग्स के अंदर सर आप बताइए कि हमारी प्रोडक्ट को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरी प्रोडक्ट से, भी अगर कोई यूजर उसको इंटरचेंजेबल समझ रहा है। अब अगेन वही वाली बात है, देखे ना, जैसे आपने कहा हम क्या बताएंगे कि हमारी ऑगमेंटन की तरह एक और ऑगमेंटन भी है। बात ये कि मैंने ऑगमेंटन की बनाई होंगी 20,000 शीशियां या 20,000 पैक्स बनाए होंगे, तो कुछ तरीके से मुझे डिफरेंशिएट तो करना है, उसके ऊपर कोई खास सीरियल नंबर डालना है, उसके ऊपर कोई खास इस तरह का कोड हो जिसको खास तरीके से स्कैन करें तो पता लग जाए कि ये द ओरिजिनल कंपनी की तरफ से निकली हुई है। तो शायद ये बहुत बड़ी एहतियात होगी जिससे हम अपनी दवाई को मुमताज करें मार्केट में उसी तरह के, क्योंकि मार्केट में जो बैठा हुआ है उसको शायद पीछे तक की पूरी सप्लाई चेन नहीं पता। मैं बहुत अच्छा हूं, दरमियान वाले बड़े अच्छे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर खबीस आदमी है, उसने क्या किया बीच में, उसने किसी और से वो करके उस जैसी ऑगमेंटन जैसी 100% डब्बा भी वही सारा कुछ वही दे दिया। तो शायद हमें बताना होगा कि हम लोगों ने अपनी दवाई को काउंटरफीट ड्रग से बचाने के लिए क्या किया होगा। दो बातें हो गई। एक्सेस टू मेडिसिन हमें देखना चाहिए कि कहीं आर्टिफिशियल स्कार्सिटी तो नहीं क्रिएट की जा रही, कुछ बात रखी हो दवाइयां, कहीं कोई शॉर्टेज आर्टिफिशियली तो नहीं बनाई जा रही मार्केट में। इतना कितनी दफा हुआ कि शॉर्टेज हुई, हम बताएं कि इंसिडेंसेस हुए, हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, हालांकि हम इंश्योर कराते हैं कि हमारे पास दवाइयों की सप्लाईयां हैं। और एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट वगैरह में देखना चाहिए कि क्या हम खासतौर पे जो रिसर्च वाला स्टाफ है क्या उसकी स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं, एक्सपीरियंस बना दिए कि नहीं ये ना हो कि वो किसी दूसरी कंपनी का एजेंट हो, वो हमारे या तो पेटेंट चुरा के ले जाए या तो कोई उसमें हार्मफुल चीज ऐड करके हमारी दवा को जहरीला बना दे। तो जो लोग आ रहे हैं हम उनको किस तरह से देखते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? जैसे भाई ने दो बड़ी खतरनाक बातें की, हो सकता है किसी और कंपनी का एम्प्लॉय 3-4 महीने हमारे पास प्लांट होकर आया और एंड पे हमारे 15-16 फार्मूले चोरी करके और दूसरी कंपनी को दे दे, या वो आया और खासतौर पे हमारी दवाइयों में कुछ ऐसा मिला दे कि जिससे कंपनी बदनाम हो जाए और उससे उसकी वाली कंपनी जो है वो ग्रो कर जाए। किस पॉइंट में आ रहा है, किस मतलब जी, ये किस पॉइंट में आ रहा है? एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय, हम अपने एम्प्लॉइज की स्क्रीनिंग एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि रिक्रूटमेंट भी है ना, तो रिक्रूटमेंट के वक्त हमारा स्क्रीनिंग का क्या क्राइटेरिया और हम कैसे अपने आप को बचाते हैं इस तरह की खतरनाक प्रैक्टिस से, क्योंकि ये तो रिस्क तो है ना, और जब रिस्क है तो रिपोर्टिंग है। लैब्स के प्रोटोकॉल्स वगैरह में भी शामिल हो सकता है, होगा, इन्होंने कहा होगा तो बता दें दुनिया को कि हैगा। ये हम सोच रहे हैं ना, हम कंपनी वाले सोच रहे हैं कि ऐसा तो होता होगा, तो आम जनता को हमारी रिपोर्ट बता दे कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे ये असेसमेंट हमारी लैब के सिस्टम में शामिल है। किताब की तरफ चलते हैं। फाइनली अब किताब से पूछते हैं किताब किन अल्फाज मैंने बताती है। हम लोगों ने अपने अपने तुक्के लगा लिए। पहला कौन सा एरिया जी? सेफ्टी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेंट्स। हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस बाय रीजन क्या है? अलग अलग जगह अलग अलग तरह की एहतियातें होती हैं। अगेन वही वाली बात है, यूरोपियन साइड पे चीजें और तरह से चल रही होंगी, पाकिस्तानी साइड पे और तरह से चल रही होंगी। यूरोपियन साइड पे उस बंदे से भी पूछना होगा, उसके वालिदैन से भी पूछना होगा, उसके पेट से भी पूछना होगा, पता नहीं कौन कौन सी आपको एहतियातों से गुजरना पड़ेगा। इधर मुफ्त में मिल जाते हैं, शौक में आएंगे कि इंजेक्शन लगना है, पैसे मिलेंगे, 200 रुपए मिलेंगे, ठीक है जी। तो वो अगेन बाय रीजन आपका क्या प्रोसेस है। क्वालिटी एश्योरेंस कैसे इंश्योर करते हैं ट्रायल्स के दौरान? आप सारी चीजों को, क्वालिटी, सारे निजाम, सारे सेटअप को किस तरह से करते हैं? पेशेंट की सेफ्टी के सेफगार्ड्स क्या लेते हैं ड्यूरिंग ट्रायल? आप उसको कितनी दफा मॉनिटर करते हैं? क्या उसका हिसाब किताब है? आपके क्या प्रोसीजर हैं उस ट्रायल के दौरान लोगों को महफूज रखने के? क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट की नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस कितनी हुई हैं?
फार्मा की विजिलेंस इंस्पेक्शंस के नंबर्स कितने हैं, यानी कि कितनी इस तरह की इंस्पेक्शंस हुई हैं जिसमें फॉर एग्जांपल किसी आउटर बॉडी ने आके, एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने आके या आप इसे कनेक्टेड बॉडी ने आके चेक किया कि हाँ भाई, इंस्पेक्ट किया कि हाँ भाई क्या क्या कुछ हो रहा है। इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने कहा सब कुछ तो सही है, लेकिन ये मरीज के सामने आपने टीवी लगाया हुआ है, इस पर पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चलता है, ये इसको हार्ट अटैक होने का खर्चा है, इसको कम से कम ये मैच मत दिखाएं। मतलब वो उन्होंने कुछ बातें बताई होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि इदारे ने उनकी बात सुन के नंबर ऑफ वॉलंटरी रेमिडिएशंस हो गई होंगी, और कुछ ऐसी हो गई होंगी कि उन्होंने कहा ये क्या कर दिया, बस उसके बाद इदारे से नोटिस आया होगा और नोटिस के ऊपर पेनल्टी और फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। तो कितनी इंस्पेक्शन हुई हैं, कितनों की वजह से हम अपने आप को खुद से ठीक किया और कितनी की वजह से हमें रेगुलेटरी तौर पर ठीक करना पड़ा अपने आप को। जी, अब अगेन फार्मास्यूटिकल को कंपनी, फार्मा को का मतलब है फार्मास्यूटिकल कंपनियों का जो हिसाब किताब है, विजिलेंस वो चुस्ती कितने ज्यादा एक्टिव हैं। तो ये अब जब इस कंबाइंड वर्ड की बात करते हैं तो ये वो वाली इंस्पेक्शन जिसमें क्या ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने इन कामों में कितनी विजिलेंट हैं। तो ये कंबाइंड वर्ड का मतलब हुआ कि वो एक ऐसी इंस्पेक्शन जो ये देखे कि ये लोग अपने सारे प्रोटोकॉल जो ऊपर बताए जा रहे हैं उसको कितना फॉलो कर रहे थे। देन लीगल रेगुलेटरी एक्सपोजर, आपको कितने लॉसेस पड़े डेवलपिंग कंट्री ट्रायल केसेस से, आपके किस वजह से आपको वो पड़े, क्या केस कॉन्टेक्स्ट है और आपने उसकी एक्शंस वगैरह क्या लिए। तो अगेन SASB स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने इस तरह की 5-7 तरह की बातें बतानी है कि अपना प्रोसेस बता दें, आपको कोई इंस्पेक्शन हुई है तो बता दें, उसके कुछ आउटकम्स आए हैं तो बता दें, और कुछ जुर्माने वगैरह पड़े हैं तो आप वो बता दें इस सारे प्रोसेस में। देन एक्सेस टू मेडिसिन, एक्शंस फॉर प्रायोरिटी डिजीज डिस्क्लोजर। अब अगेन वही वाली बात है, खास तौर पे कोविड के जमाने में अगर वैक्सीनेशन आ चुकी है तो आपकी कोई और दवाई अवेलेबल है या नहीं है, कोविड की वैक्सीनेशन अवेलेबल होनी चाहिए। तो शायद उस जमाने के यूजर फौरन क्या देखना चाहेंगे कि भाई इनकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है उनमें कोविड की वैक्सीनेशन जो है वो कितनी अवेलेबल है। तो बेसिकली जो आपकी प्रायोरिटी डिजीजेस है उसका डिस्क्लोजर, फिर प्रायोरिटी कंट्रीज का डिस्क्लोजर। तो कुछ ऐसी डिजीज है जो दुनिया के लिए अहम है तो आप बताएं कि जी हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग बीमारियों में तो है, लेकिन ये वाली डिजीज की तो सबसे ज्यादा हमने अवेलेबिलिटी रखी है। इसी तरह से हम हर तरफ अवेलेबल है, लेकिन ईस्ट एशिया में फलाना जगह पे ये जो ये वाला ज्यादा अफेक्टेड मुल्क है उधर हमारी हर वक्त इस तरह से अवेलेबिलिटी है। तो इसका मतलब आपने जो ज्यादा डिमांडिंग मेडिसिन है किसी खास डिजीज की वजह से, ये जो ज्यादा डिमांडिंग कंट्रीज हैं अगेन किसी खास डिजीज के खास मुल्क में ज्यादा स्प्रेड की वजह से आपने कंट्री के हिसाब से और डिजीज के हिसाब से भी बताना है। फिर क्या आपकी पार्टनरशिप्स हैं जिससे आप जो है वो चीज अपनी एक्सेस बढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आपने तो आपने 3 तरह के डिस्क्लोजर देने हैं। एक ये कि जो प्रायोरिटी डिजीजेस हैं उनके लिए अवेलेबिलिटी आपकी कैसी है, प्रायोरिटी कंट्रीज के लिए आपकी अवेलेबिलिटी कैसी है, और अगेन जो आपके जो एक्सेस बढ़ाने का या जो आपकी डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट्स हैं जिससे आप जो है फॉर एग्जांपल अफ्रीका में भी जा रहे हैं, फलाना में भी जा रहे हैं, वो क्या है, किन कंपनियों के ताउन से आप क्या कर रहे हैं। WHO की जो प्री क्वालिफिकेशन है, फिर WHO ये कौन है जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये अचानक से भाई साहब बीच में आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई आप किसी भी मुल्क में हो ये 117 तरह की दवाइयां आपके पास होनी चाहिए। तो WHO ने जो चंद कॉमन डिजीजेस के चंद कॉमन केमिकल्स के हिसाब से कुछ मैंडेटरी लिस्ट वगैरह प्रोवाइड की है, हमारी कितनी प्रोडक्ट्स उसमें उस लिस्ट को कवर कर रही हैं। तो यानी कि फिर आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये WHO की ओवरऑल ये है कि ज्यादातर मुल्कों में ये वाली अवेलेबल होनी चाहिए, इनमें से मैक्सिमम अवेलेबल होनी चाहिए। तो ठीक है, हमारी इतनी प्रोडक्ट्स, क्योंकि देखिए हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास हर तरह की प्रोडक्ट नहीं होगी, तो हो सकता है वो कहेंगे वो WHO ने जो लिस्ट दी थी 113 चीजों की, उसमें जो हमारी जेनर है, जो हमारी कैटेगरी है, उसकी 12 तरह के फार्मूले हैं और वो 12 में से 11 हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। तो आप उसका डिस्क्लोजर देंगे। एक्सेस टू मेडिसिन में बेसिकली आप बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों को मेडिसिन की एक्सेस दे रहे हैं या आप अवेलेबल हैं उन तमाम दवाइयों, उन बीमारियों के लिए, उन तमाम मुल्कों के लिए जहां ज्यादा जरूरत है। जी अगेन एक काम करें, एक्शन फॉर डिस्क्लोजर्स। आपने क्या एक्शंस लिए कुछ खास डिस्क्लोजर्स के लिए? कौन से डिस्क्लोजर्स? प्रायोरिटी डिजीजेस। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर एक दवाई बनाने वाली कंपनी हो और गवर्नमेंट ये कहे कि पाकिस्तान में डायबिटीज बहुत ज्यादा होती है, तो डायबिटीज तो एक ऐसी चीज है जिस पे तुम्हें दवाई देनी चाहिए, ये तुम्हारा कौमी फरीज है। तो इसका मतलब है डायबिटीज नामी डिजीज प्रायोरिटी डिजीज बन गई कि पाकिस्तान में जो भी काम करे उसको जो उसका जेनर है, अगर उसमें डायबिटीज आती है और उसके पास उसकी गोली अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब उसने कोई अहम किरदार अदा नहीं किया। तो डायबिटीज बन गई प्रायोरिटी डिजीज। जैसे मैंने इसलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हुए कोविड की बात की थी कि जिस वक्त कोविड आया था तो उस टाइम पे आपके पास कुछ भी अवेलेबल हो और कोविड की वैक्सीनेशन अवेलेबल ना हो तो आप एक थकी हुई कंपनी है। यानी कि जिस वक्त वैक्सीनेशन आ गई और दुनिया ने उस पर काम किया तो सिर्फ वो कंपनी अच्छी काउंट होती थी जो कोविड की वैक्सीनेशन दे, क्योंकि दैट वाज अ प्रायोरिटी डिजीज। उसको पूरी दुनिया सारे मसले भूल के एक मसले के पीछे पड़ी हुई थी कि कोविड आया हुआ है। तो ये प्रायोरिटी डिजीज समझ आ रहे हैं। इसी तरह से प्रायोरिटी कंट्रीज, कुछ मुल्क हैं जहाँ रिहेबिलिटेशन हो रही है, कुछ मुल्क हैं जो तादाद वॉर से गुजरे हैं, कुछ मुल्क हैं जो अपने आप को सरनौ तश्कील कर रहे हैं, कुछ मुल्क हैं जहाँ शदीद गुर्बत और खास बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, पानी गंदा है या कुछ और इस तरह से करके। तो उन्होंने कहा जी ये जो फलाना प्रायोरिटी कंट्री है, जो कि WHO ने कहा कि भाई ये 15 ऐसे मुल्क हैं, इस वक्त इनको सपोर्ट करना बड़ा जरूरी है, तो आप उन तक दवाइयां पहुंचाने के लिए क्या एक्शंस ले रहे हैं। डन। वापस अफोर्डेबिलिटी एंड प्राइसिंग। अब अफोर्डेबिलिटी और प्राइसिंग हमेशा एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, यानी अगर आप कहते हैं महंगे हैं या सस्ते हैं तो ये एक रिलेटिव बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई आप एक परसेंटेज बताएं, वेटेड एवरेज लिस्ट प्राइस में आपकी क्या चेंज आई इस साल और वेटेड एवरेज नेट प्राइस में क्या चेंज आई। अब ये लिस्ट प्राइस और नेट प्राइस में क्या फर्क होता है? कमीशन, रिबेट, दवाइयों की दुनिया में परसेंटेज रिबेट बहुत ज्यादा कॉमन है। टिपिकली 10 से 15% तक की रिबेट मौजूद होती है छोटे से छोटे सप्लायर या छोटे से छोटे फार्मासिस्ट के लिए भी। तो इवन फार्मेसी वाले तक 12 से 15% तो कंज्यूमर को डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें एक बड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि लिस्ट प्राइस दुनिया को दिखाने के लिए होती है, लेकिन असल इफेक्टिव जो प्राइस होती है वो नेट प्राइस होती है फॉर कंपनी। तो आप लिस्ट प्राइस की चेंजेस की वेटेड एवरेज परसेंट, वेटेड एवरेज का मतलब समझ आ रहा है?
आपकी कुछ दवाइयां महंगी होंगी, कुछ दवाइयां सस्ती होंगी, कुछ दवाइयों में 10 रुपए चेंज हुआ होगा, कुछ में 5 रुपए चेंज हुआ होगा, तो ओवरऑल वेटेड एवरेज आपकी टोटल उतनी ही दवाइयां अगर इतने रुपए की खरीदी गई साल पहले और उतनी ही दवाइयां अगर आज खरीदी जाएंगी तो वो कितने रुपए महंगी होंगी डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो परसेंटेज पता लग जाएगा कि लिस्ट प्राइस में कितना चेंज आया साल और नेट प्राइस में कितना चेंज आया। फिर वो प्रोडक्ट जिसकी लार्जेस्ट लिस्ट प्राइस है उसमें कितने फीसद इंक्रीज हुआ और जिसकी लार्जेस्ट नेट प्राइस है उसमें कितना फीसद इंक्रीज हुआ। तो आपने एक ओवरऑल वेटेड अंदाजा भी बता दिया और जो सबसे बड़ी डस्ट जिधर पड़ी थी वो भी बता दी कि हमारी जो सबसे महंगी लिस्ट प्राइस वाली जो चेंज है, यानी महंगी लिस्ट प्राइस नहीं, सबसे महंगी चेंज इन लिस्ट प्राइस, वो हमारी जो है वो कौन सी प्रोडक्ट है। ये दोनों दवाइयां चेंज हो सकती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनलेस कि उनका 100% सेम स्टैंडर्ड है, एक ही तरह के प्रोटोकॉल है और एक ही तरह का उनका डिस्काउंट वगैरह का है। अदरवाइज दोनों चेंज हो सकती हैं, बट ज्यादातर दोनों सेम होंगी क्योंकि एक ही तरह का जीपी होगा और एक ही तरह का मतलब एक ही तरह के वो तमाम उसके ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे परसेंटेजेस। जी अब अगेन देखना, ये इसमें ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो आ जाएगा ना। इधर हमने प्रोडक्ट बोला इन नीचे दो और ऊपर प्रोडक्ट नहीं बोला, ऊपर क्या बोला, वेटेड एवरेज लिस्ट प्राइस चेंज। तो यहाँ पे फिर आपकी सारी दवाइयां उनकी लिस्ट प्राइस, उसमें इस दफा कितना चेंज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, अगेन वो दवाइयां कितनी बिकी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो वो क्यू इनटू पी जिस तरह से इंडेक्स निकालते थे क्वांटिटी प्राइस वाला, उस तरह से करके एक वेटेड आपने कर जी। अब अगेन पोर्टफोलियो किस तरह से डिफाइन करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फार्मूला की बेस पे। अब इसमें भी फिर आगे से स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर एक दवाई अलग अलग पोटेंसी में अवेलेबल है 20 mg 40 mg, तो आप सबको कलेक्टिवली एक काउंट करना है और उसकी अपनी एक वेटेड प्राइस बतानी है। तो आप अपना पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ फार्मूलाज बताएंगे और उसके अपने जो लोकल वर्जन है कैपेसिटी के हिसाब से उसको आप उसी प्रोडक्ट का हिस्सा काउंट करेंगे। ऐसे ही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी तो हमें पैसे मिलेंगे, हमारा फ्यूचर ऐसे ही तो नहीं आना। जब हम कह रहे हैं जो बड़े खुश होकर कहते हैं कि जी अकाउंटेंट्स को बड़ा ज्यादा स्कोप मिल गया, बहुत ज्यादा नई मेजरमेंट्स की वो सारी आएंगी, तो इससे पहले कि दवाइयां बनाने वालों को ये वर्किंग समझ आए, हम ना समझ लें, हम ना जाके वर्किंग करना शुरू कर दें, हम इसके ऑडिट करना शुरू कर दें, तो इस वक्त गेम यहाँ पे चल रही है। बहरहाल हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। ड्रग सेफ्टी, ड्रग सेफ्टी से रिलेटेड वाह जी वाह, ये वाले जी सवाल ये है कि क्या कैलकुलेशन आएगी, असूलन नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आ जाए तो कोई मसला नहीं है। आपको पता होगा कि कौन से पोर्शन की बात हो रही है, आपने स्टैंडर्ड की शक्ल देखी हुई है, आप स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली उस वाले डिस्क्लोजर टॉपिक में जब जाएंगे तो वहां पे आपको शायद एक सफा थोड़ा सा तेजी से पढ़ना पड़े। तो वहां उन्होंने कहीं ना कहीं बताया होगा कि इसको करने के लिए तमाम दवाइयों को इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, और वो सारा बताया हुआ होगा। रादर देन कि हम इनमें से हर फार्मूले के अंदर जाकर उसका पूरा फार्मूला बनाए, फिर उसको न्यूमेरिकल करें और उसके बाद पता लगे कि आईक्यू पेपर में सतही लेवल पे पूछा है। तो हम पढ़ इस तरह से रहे हैं कि गेम समझ आ जाए और खुदा ना खासा पेपर में और ज्यादा डेप्थ में जाए तो आप लोग इतने कैपेबल हो कि आप उस वक्त उसको ओपन करके उस वाले फार्मूले को देख लें, बजाय इसके कि 100 चीजें ध्यान में रखें। हम 10 चीजें काम की ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन 10 से 100 तक जाने की कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं जरूरत पड़ने पे पेपर में, चूंकि अभी ओपन बुक एग्जाम है। अगर ये ओपन बुक ना होता तो ये सारी चीजों को मैं फार्मूला समेत बता रहा होता, या इसमें से बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में डाल रहा होता। अब ओपन बुक की वजह से हमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिल गया कि अब हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बड़ी गलत है कि अकाउंटिंग पढ़ने वाले 12 तरह की इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स के अंदर बहुत डीप डाउन फार्मूला लेवल पे, इवन जैसे हम कहते हैं ना कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड वहां कहता है कि सर्टिफिकेशन इन 17 में से किसी एक की कबूल होगी वरना नहीं। अब उस लेवल पे चलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर पेपर में पूछ लिया तो कम से कम स्टैंडर्ड 5 सामने है। डिस्क्लोजर टॉपिक भी हमें पता है और हमें ये भी पता लगा कि डिस्क्लोजर टॉपिक की शुरू में डिस्क्रिप्शन होती है, बाद में उसके 2-3 मैट्रिक्स होते हैं, हर मैट्रिक्स के नीचे उसकी अजीब सी वैरायटियों वाली बातें लिखी होती हैं, हम वहां से पकड़ लेंगे। बात समझ आई? कहानी कहां तक पहुंची थी? ड्रग्स की सेफ्टी तक। घबराए तो नहीं बैठे, दादा थोड़ा सा तेज कर देते हैं। ड्रग सेफ्टी, प्रोडक्ट्स इन सेफ्टी अलर्ट डेटाबेसेस। आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो सेफ्टी अलर्ट डेटाबेसेस में है? तो फिर दुनिया मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ तरह के स्टैंडर्ड्स में एक लिस्ट जारी करती है कि ये हैं चंद खतरनाक दवाइयां जो कि मामले खराब कर सकती हैं, जिनके ज्यादा खतरनाक इफेक्ट हो सकते हैं। आपकी दवाइयां, आप जितनी तरह की दवाइयां बना रहे हैं उनमें से कितनी ऐसी हैं जो उस सेफ्टी अलर्ट डेटाबेसेस में है? यानी समझें कि आपकी कितनी दवाइयां रिस्क जोन में है जिसके अंदर खतरे ज्यादा होते हैं। ये ऐसी, जैसे मैंने कहा जी किन्स इंजेक्शन है, तो अगर हो सकता है उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि 100 ऐसी दवाइयां जो कि नशा दे सकती हैं, उसमें किन्स भी है और आप बना रहे हैं, तो आप कह सकते हैं हमारी 3 दवाइयां उन 100 में आती हैं जिस पर जरा ज्यादा एहतियात करनी है, और फिर ऑब्वियसली फिर वो एहतियात भी बताएंगे। फिर प्रोडक्ट रिलेटेड फैटेलिटीज कितनी हुई, बड़ा मुश्किल है, इसके लिए बड़ा मजबूत ईमान चाहिए ये बताना अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में कि आपकी इस दवाई को खा के कितने लोग मरे। अच्छा जो मर गया होगा वो तो बता ही नहीं पाएगा, उसके घर वाले बताएंगे। अब उसने तो उस दिन दलिया भी खाया होगा और दवाई भी खाई होगी, अब ये कैसे पता लगेगा कि वो दलिया से मरा या दवाई से मरा? इसका मतलब है कि ये फिर एक इतनी सीधी बात नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रूवन केस, उस केस में पूरा सारा वो हुआ हो और देन एक किसी ना किसी अथॉरिटी या किसी प्रॉपर मोदबर इदारे ने कंफर्म किया हो कि हाँ भाई ये डेथ के पीछे रूट कॉज ये वाली है। तो यहाँ ऐसे नहीं है कि वरना तो दुनिया में तो इतने लोग मर रहे हैं, तो आप तो मतलब उनको आप अगर बताएंगे हमारी दवाई से मर गए, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड केसेस हैं जो प्रूवन है या समहाउ किसी ना किसी जगह पे हुआ, तो आप बता देंगे जितने बंदे ए और पीछे उसकी डिटेल दे देंगे, हाँ भाई इस केस में इस तरह से रिपोर्ट किया जाता है कि जो मरने वाला है कहीं ना कहीं हमारी दवाई का बीच में रोल था। लेकिन वही वाली बात है, ईमान बड़ा मजबूत चाहिए, पहले उनका चाहिए और फिर एश्योरेंस वाले का ईमान मजबूत चाहिए। अब अगेन रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर पर डिपेंड करता है। भाई ने फौरन से समझ लिया कि किस बंदे को पकड़ा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि जो वो है ये बनाने वाला वो भी बड़ा ईमानदार होना चाहिए, ये कंफर्म करने वाला भी ईमानदार होना चाहिए और उसको चेक करने वाला भी ईमानदार होना चाहिए। एथिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो कम से कम डॉक्टर बेमानी करते हैं, हम बेमानी ना करें, हम अकाउंटेंट से या हमारे प्रोफेशन के लोगों से बेमानी ना हो। कैसे ना हो? हमारा आखिरी सिलेबस एरिया रहता है एथिक्स। एथिक्स में समझेंगे कि हम अपने ईमान को कैसे बचा के रखें। फिलहाल अजम्पशन ये है कि हम ईमानदार लोग हैं।
आपकी रिकॉल्स कितने नंबर ऑफ आपके रिकॉल्स हुए, यानी कि कितनी दफा ऐसा हुआ साल में कि जी आपको अपनी प्रोडक्ट रिकॉल करनी पड़ी, और कितने यूनिट्स रिकॉल करने पड़े? ऑब्वियसली रिकॉल किया होगा तो उसके पीछे कोई रीजन होगी। क्या रीजन हो सकती है रिकॉल के पीछे? सर कोई फर्टिलिटी ज्यादा हो गई होगी, कोई फर्टिलिटी ज्यादा हो गई होंगी, कुछ जगह साइड इफेक्ट ज्यादा बढ़े होंगे, किसी खास रीजन के लिए मौजूद नहीं होगी, कुछ लोगों ने गलत यूज करना शुरू कर दिया होगा ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, हो सकता है कोई ऐसी चीज वो आई हो। तो अगेन कितनी दफा रिकॉल हुआ, कितने यूनिट रिकॉल हुए, और जाहिर है अगर जरा तादाद ज्यादा है तो फिर बेहतर है कि फिर आप उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे रिकॉल के पीछे रीजन क्या थी। टेक बैक्स एंड डिस्पोजल, प्रोडक्ट एक्सेप्टेड फॉर टेक बैक्स कितने थे और कितने रीयूज या इस तरह से हुए? अब ये आप टेक बैक क्यों करेंगे? प्रोडक्ट एक्सपायर, तो फिर रीयूज क्यों करेंगे? हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है कुछ दो तरह के उसके कंपोनेंट हो, एक यूजफुल हो और एक यूजफुल ना हो। या अगेन वही वाली बात है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्सपायरी के लिए टेक बैक किया हो सकता है आपने उसको यूज करके मतलब उसको रिटेन किया हो कि नहीं भाई ये हाई पोटेंसी की दवाई बनानी थी 40 mg की, लेकिन चली गई 20 mg वाली, लिया उसका डब्बा बदला और उसको दोबारा से असली 20 mg वाले में दे दिया। तो बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की कंप्लायंस, आपकी ओवरऑल गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस कंप्लायंस, अब इंटरनेशनली हर चीज के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन तो है। आपके कितनी दफा आपके खिलाफ एक्शंस हुए और एनफोर्समेंट एक्शन बाय टाइप कितने थे, कहां पे आपका वो दवाई का लाइसेंस कैंसिल हुआ, कहां क्या हुआ, किस तरह से ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या था और आगे उससे बचने के लिए आपने क्या एहतियातें की। काउंटरफीट ड्रग्स, अब अगेन एक बहुत बड़ा रिस्क जिसमें आपका रोल नहीं है, लेकिन मार्केट में कोई भी बेईमानी कर सकता है, आम कंज्यूमर बेचारा धोखा खा जाएगा। तो अब आप एजुकेट करें कि आप काउंटरफीट ड्रग्स से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। आप मेन मैन्युफैक्चरर हैं, आपका ट्रेसेबिलिटी मेथड क्या है और आप टेक्नोलॉजीज क्या यूज कर रहे हैं। मतलब एक डब्बे को देख के ये तय करना कि ये डब्बा वाकई इस कंपनी की इसी ओरिजिनल प्रोडक्ट का डब्बा है, उसका क्या तरीका है? क्या कोई कोडिंग नंबर है, क्या कोई बार कोड्स हैं, क्या उसके पीछे कोई एक खास डिवाइस के अंदर उसको लाइट में ले जाके देखें तो वो नजर आता है। तो ऐसे में फिर आपको ऐसी कोई मेथोडोलॉजी यूज करनी होगी और फिर बतानी होगी कि भाई हमारा ये ट्रेसेबिलिटी मेथड है और ये हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। जी अब इन्होंने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी बताएंगे तो कॉपी नहीं हो जाएगी। अगर उन्होंने इतना खर्चा करना हो तो वो कॉपी, मतलब ये सारे खर्चे अगर उन्होंने कर लिए तो फिर कंपटीशन तो वैसे ही खत्म हो गया। अगले फार्मूले इसलिए चोरी करते हैं, बाकी सारी चीजें इसलिए चोरी करते हैं कि वो कम उसमें चलते रहें। अब आपने खास टेक्नोलॉजी बनाई, उस टेक्नोलॉजी के तहत आपने खास जगह रजिस्ट्रेशन करवाई और उधर से कुछ सीरियल नंबर जनरेट करवाया, उन सीरियल नंबर को खास कोड में कन्वर्ट करके खास मशीन से छाप दिए। अगला कोड छाप सकता है लेकिन वो कोड नहीं छाप सकता जो आपके उस इंटरनेशनल इदारे के साथ सिंक हुए हैं। उनका नहीं बात बोलनी। हाँ जी, और आपने छाप ली है, क्या कहते हैं वो आपने कॉपी कर ली है, तो जो आपके साथ डायरेक्ट साथ आपने डायरेक्ट कोड लिया है उसको क्या है, मतलब एंड कंज्यूमर को दूसरा कोड मिलेगा वो दूसरे जी। अब अगेन बात ये है कि जब वो कोड को स्कैन करेगा या वो एंड कंज्यूमर स्कैन करे ना करे, जो दरमियान में जो दुकानदार है जो उसको आगे चला रहा है उसके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे वो चेक कर सके कि ये असली है या नकली। क्या दुकानदार को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिसकी दवाई लेके बेच रहा हूँ, जो मुझे 40 की गोली दे रहा है और मैं 50 या 60 की बेच रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे 10 रुपए वाली दवाई दे रहा है। तो दुकानदार अपने आप को सिक्योर करेगा कि वो जो सामान खरीद रहा है वो 4 करोड़ का सामान है या 40 लाख का सामान है। तो जो इतने बड़ी गेम में खेल रहा होगा तो वो कंपनी से कहेगा भाई क्या गारंटी है, मुझे कैसे पता लगे कि असली वाली स्टिलमेंस वो फेयर एंड लवली क्रीम कौन सी है। तो वो कहेंगे जिसको ऐसे करके देखें तो उसमें वो सिल्वर वाला ऐसे करके चमकता है। तो खैर वो तो एक मजाक हो गया, ये एक बड़ा ब्रांडेड बिजनेस है और इसमें बहुत बड़े वॉल्यूम्स हैं। तो यहाँ पे फिर कोडिंग और वो सारी चीज़ों का मैकेनिज्म वो है जो ईजी टू कॉपी भी नहीं है और जिसके पीछे ये ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं कि जी नोट तो कोई भी बना ले, सीरियल नंबर ही है ना, हम कॉपी कर लेंगे। तो वो ऐसे नहीं है, उसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क यूज होते हैं। तो ऐसे में आपकी तरह, मेरी तरह, हमारी तरह के कुछ यूजर होंगे जिनको नहीं पता होगा कंपनी क्या कर रही है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम यही बता रहे हैं कि हमारे ट्रेसेबिलिटी के मेथड्स क्या हैं। अगर एक आम यूजर समझना चाहते हैं कि प्रोडक्ट हमारी है या नहीं तो उसको कौन से टूल या कौन सी वेबसाइट या किस जगह जाके क्या डालेगा तो उसे पता लगेगा, और हम पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं। डन। सप्लाई चेन में जो ओवरऑल हमारी ट्रेसेबिलिटी कवरेज है उसकी डिस्क्रिप्शन, अब वही बात है कि एंड यूजर को भी पता होना चाहिए, सप्लाई चेन में भी पता होना चाहिए। तो हमारा क्या वो है, हमने किस हद तक कौन कौन सी तरह के कोड कौन कौन से मुल्कों के लिए लगाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डॉलर को जाके पाकिस्तान में एक बैंक में जमा कराने लगे, वो आपसे पूछेंगे आपके पास कहां से आया, पाकिस्तान सोर्स है या बाहर से आया है। अगर वो बाहर से आया है तो उसका एक खास कोड नंबर होगा जो पाकिस्तान में नहीं चलता। तो डॉलर की कोडिंग रीजन वाइज हुई होती है जब वो फर्स्ट इशू हो रहे होते हैं बल्क में। उसके बाद घूमते घूमते पहुंच जाते हैं। तो नोट अगर पुराना हो तो वो कहीं से भी घूम के आ सकता है, लेकिन अगर नोट करा रहा हो तो इसका एक मतलब होता है कि ये उस मुल्क से लिया गया होगा। और अगर आप उसको कोई दूसरा मुल्क बताएंगे और वो सियाना है या उसकी मशीन डिटेक्ट करे तो आपको बता देगा कि इसमें गड़बड़ है। इवन बिटकॉइन की आइडेंटिफिकेशन सॉफ्ट चीज है ना, उसके बावजूद भी हर बंदे का बिटकॉइन दूसरे बंदे के बिटकॉइन से फर्क है। डॉलर फिजिकली दुनिया में इतना बड़ा चलने वाला एसेट है, क्यों नहीं उसकी कॉपीज अवेलेबल? अगर कॉपीज अवेलेबल हैं तो पकड़ी क्यों नहीं जा, वो पकड़ी कैसे जाती हैं? कुछ खास करते होंगे, कुछ खास कोडिंग में करते होंगे, कुछ खास जो दरमियान की लगी। तो वो जो मशीन है जिसमें डॉलर डाले तो वो फौरन से पहचान लेगी कि ये गलत है। तो मशीन भी कुछ तो करती होगी, कुछ उस डॉलर के नोट के अंदर कोई ऐसी खास तरह की कोडिंग किसी खास इंटरनेट के सर्वर से वेरीफाई होती होगी जो मशीन दिखाएगी भी नहीं कि कहां से वेरीफाई कर रही है, ये बताएगी कि नोट ठीक है या गलत है। बात समझ आ रही है? तो अगेन हम साइंस की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को बचाना है वो उसके ऊपर काफी कुछ करेंगे। अब ये मैकेनिकल दुनिया में तो देखें एक इंजन नंबर चेसिस नंबर तक अलग होता है, वो कॉपी तक नहीं होता। तो ये तो फिर वो बड़ा फिजिकल एनग्रेविंग वाली चीज है और जहां टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो बड़ा कुछ हो सकता है। तो आप क्या क्या तरीके आप वो बताएंगे। देन क्या काउंटरफीट रिस्क है और आपका ओवरऑल आप उसको कैसे अलर्ट होते हैं, यानी कि कंपनी का क्या निजाम है, उसे कैसे पता लगता है कि कुछ लोग हमारी दवाई बेच रहे हैं जबकि वो हम नहीं है, वो कोई और है और वो दवाई भी हमारी नहीं है लेकिन हमारे नाम से बिक रही है। उसका हमारा क्या तरीका है।
हमारे क्या एक्शंस हैं, हम किस तरह से रेट्स करते हैं, क्या सीजर हैं, किस तरह से क्या कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार करवाया गया है जो गलत प्रैक्टिसेस कर रहे थे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिए गए हैं, क्या क्रिमिनल लायबिलिटीज हैं। तो बेसिकली आप इसमें कुछ अच्छी बातें अपनी तरफ से और कुछ डरावनी बातें दुनिया को बताने के लिए करेंगे कि जो हमारे साथ ऐसा करता है फिर हम उसको हवालात के पीछे भेज देते हैं। डन। इंडस्ट्री फैलती जा रही है, ब्रेक की नीयत से तो नहीं बैठे हुए, या जल्दी से इसे खत्म कर लें फिर ब्रेक की तरफ आए। ठीक है जी। एथिकल मार्केटिंग क्या हुआ? नहीं कुछ तो चल रहा है, आराम से ठीक है। नहीं चलें ठीक है, बस अब जो है ना इसको थोड़ा सा वो करते हैं क्योंकि फिर ज़ाहिर है वक्त भी उतना ही है और फिर हमारे पास और इंडस्ट्रियाँ भी हैं। अभी तो आपकी पसंदीदा इंडस्ट्री है पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, जिसके बीच में इतनी दफा लाइट जानी है कि हमें समझ आ जाएगा कि हम कौन से मुल्क में बैठ के क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, फॉल्स मार्केटिंग क्लेम। अब फॉल्स मार्केटिंग क्लेम आप तो ये नहीं कहेंगे कि मैंने फॉल्स मार्केटिंग की है, लेकिन जब आपको लीगल क्लेम पड़ा होगा और आपको जुर्माने हुए होंगे तो दुनिया ने माना होगा कि आपने गलत किया है। बस उतना बता दें कि हमें इतने रुपए पैसे की पेनल्टियां पड़ी हैं, हम वैसे अच्छे लोग हैं, पता नहीं क्यों हमें कुछ पेनल्टीज पड़ गई हैं, तो बताना है जो आपके साथ लीगली हुआ है वो बताना है। ऑफ लेबल प्रमोशन गवर्नेंस, आपका ऑफ लेबल प्रमोशन को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? ये ऑफ लेबल क्या होता है? चलिए कि डॉक्टर्स को आप जाके रिकमेंड करते हैं, मतलब जो डॉक्टर को जाके रिकमेंड करते हैं तो उसमें ऑफ लेबल क्या है? यानी लेबल छुपा के उसको रिकमेंड करते हैं। ये बात तो समझ आ रही है कि ऑफ लेबल का मतलब एक चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ये ऑफ लेबल प्रमोशन क्या है जी? जैसे वो भाई ने कहा आइलैंड पे चले जाते हैं वो भी नहीं है, रिश्वत भी नहीं है। इन्होंने कहा डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अदर देन डॉक्यूमेंटेशन कोई प्रमोशन हुई है, लेकिन ये ऑफ लेबल दवाई के लेबल के साथ वर्ड इस्तेमाल हुआ है ऑफ लेबल जी। फार्मूला दिखाना और कोई फ्री सैंपल और कोई सर बगैर उसका नाम बताए बगैर दवाई क्यों लेगा कोई? नीली वाली गोली, पीली वाली गोली, ब्रांडिंग के बगैर ठीक है। असल में दवाई का लेबल ये बताता है कि उस दवाई का मेन यूज क्या है। ऐसे में कोई चैंपियन जाके डॉक्टर से कहते हैं सर जी दवाई है तो सर दर्द की, लेकिन स्ट्रेस वाले मरीजों को भी दे सकते हैं, और जो कहते हैं ना मैं रात में नींद नहीं आती उन्हें भी दे सकते हैं। अब ये ऑफ लेबल प्रमोशन है कि दवाई का जो उस असल वाला यूज है उसके अलावा कुछ और यूज आप बताना शुरू कर दें और मार्केट में मशहूर करना शुरू कर दें। जैसे डेंगू जब बहुत ज्यादा हुआ तो कुछ ऐसी कंपनियां जो कि सिंपल मच्छर से रिलेटेड चीजों को वो करती थी, उन्होंने कंपेन करना शुरू कर दिया कि हमारी दवाई तो डेंगू भी मौसर है। तो फिर पेनाडोल के बारे में मार्केट में मशहूर हो गया था कि किसी को कोविड हो गया है, कुछ नहीं करना, पेनाडोल खिलाई जाओ। डेंगू के बारे में भी और कोविड का क्या हाल है? पेनाडोल खिलाते रहो या मर जाएगा या बच जाएगा जी। और डेंगू में पेनाडोल खिलाते हैं। अब पेनाडोल वालों ने भी क्या ये क्लेम किया कि ये डेंगू के लिए? क्या पेनाडोल वालों ने कभी कहा कि हम कोविड के लिए हैं? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऑफ लेबल प्रमोशन बेसिकली कि जो उस दवाई ने खुद नहीं बताया था, और ऐसे में आपका एक चैंपियन किस्म का मार्केटर गया, उसने डॉक्टर से कहा सर जी हरफन मौला ये दवाई हर चीज में चल जाती है। तो इसमें कंपनी को इन्वॉल्व है जी, अब अगेन कंपनी इन्वॉल्व हो भी सकती है, नहीं हमें नहीं पता, देखते हैं ये क्या बताएंगे। ये बताएंगे कि हमारा कोड ऑफ एथिक्स हमें ऑफ लेबल प्रमोशन के बारे में क्या बताता है, हमको इंटरनेशनल कोड फॉलो कर रहे हैं या हमारा पाकिस्तान में या हमारी कंपनी का अपना कोड है जो बताता है ऑफ लेबल को हम किस तरह से करना है, और ऑफ लेबल प्रमोशन को बचाने के लिए हम क्या वो कर रहे हैं, हम अपने लोगों को ट्रेन किस तरह से कर रहे हैं, हम ऑडिट्स किस तरह से करते हैं। डॉक्टर्स का सर्वे कर लेते हैं कि डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स को एक सर्वे भेजा, उनसे कहा कि आप बताएं ये दवाई क्या क्या कर सकती है। जब उसने कोई पुट्ठा सा यूज टेक किया तो उससे एक दफा कंफर्म किया कि जी आपने जो यूज टेक किया है ये आपको लगता है या आपको बताया गया है? उसने कहा जी मैं तो वही बताता हूँ जो आपका नुमाइंदा बता के जाता है, तो वो पकड़े जा सकते हैं। तो बेसिकली ये दुनिया में बड़ी टेंशन है कि जो मार्केटर है वो कई दफा एक प्रोडक्ट का एक डिफरेंट यूज भी बता देते हैं, क्योंकि कई दफा हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। जैसे गोरमे की एप्पल, एक जमाने में गोरमे एप्पल बोतल बहुत सारे लोग इसलिए पीते थे कि इससे वो पूरी रात जाग के पढ़ सकते हैं। मेरे अहद के जो स्टूडेंट्स थे वो खासतौर पे गोरमे एप्पल लेके आते थे कि इसे पिएंगे और पूरी रात जाग के पढ़ेंगे। गोरमे वालों की जो एप्पल ड्रिंक है उसने कभी ये क्लेम नहीं किया था। और मेरी भाभी कराची से लाहौर जब आती थी तो वो गोरमे का बकायदा ट्रेड वो पूरा क्रेट लेके जाती थी, क्योंकि उनको किसी ने बताया हुआ था कि जिसको नींद नहीं आती वो रात सोने से पहले आधा ग्लास गोरमे एप्पल पी ले, तो चूंकि इसमें एप्पल है तो नींद बड़ी अच्छी आती है। तो एक ही वक्त एक यूजर उसका आधा ग्लास पी के सो जाता था और उसी वक्त कुछ यूजर उसे पीते थे और पूरी रात जाके अकाउंटिंग के सवाल करते थे, जबकि गोरमे एप्पल को पता ही नहीं कि उसकी एप्पल में इतने जादुई कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगेन कुछ दफा साइकोलॉजिकल मामला बन जाते हैं, कई दफा जैसे सिगरेट पीने से टेंशन खत्म होती है। अब बहुत सारे लोग सिगरेट इसलिए पीते हैं कि टेंशन खत्म होती है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है। तो हो सकता है सिगरेट बेचने वालों ने कोई इस तरह की प्रैक्टिस की हो। चलो सिगरेट एक गंदी चीज है, साफ चीज बेचने वाले तो अपनी चीज का वो यूज बताए ना जो ऑफिशियल यूज है, उसकी तो नहीं ऑफ लेबल प्रमोशन करनी बनती। चाय वाले क्लेम करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। अब अगेन चाय भी ऐसी चीज है, कुछ लोग चाय पीते हैं उनकी नींद ऐसी पक्की हो जाए, मतलब मैं अगर रात में चाय पी लूं या कॉफी पी लूं तो बस फिर सुबह फजर से पहले नींद नहीं आ सकती। और कुछ लोग चाय सोने के लिए पीते हैं, उनको आदत होती है कि सोने से पहले कप चाय पीते हैं, बड़ी पुरसुकून नींद आती है। तो कुछ चीजों का दिमाग से भी ताल्लुक होता है। तो इन चीजों में इतना साइकोलॉजिकल वेरिएशन होती है, तो कंपनी तो कम से कम कंट्रोल करे ना। वो कंपनी तो अपने लोगों को रोके यार तुम मत करो, मार्केट में जो हो रहा है वो अलग चक्कर है, हमारी तरफ से तो पैगाम नहीं जाना चाहिए। डन, कहानी आगे बढ़ाते हैं। कितने रह गए हमारे? बस 3। लो मसला कोई नहीं, आपकी पसंद वाला आ गया, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट एंड रिटेंशन। अगेन टैलेंट की क्या स्ट्रेटेजी है जो आप बार बार बात कर रहे थे। तो अगेन हम लोग साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट वगैरह, साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट का हमारा क्या सिस्टम है, क्या एफर्ट्स हैं, किस तरह से करते हैं, यानी कि हम अच्छे लोगों को अपने पास कैसे लेके आते हैं। दूसरा, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोगों की रिटेंशन किस तरह से करते हैं, उनके लिए क्या सिस्टम बनाते हैं, उनको क्या पर्क्स देते हैं, उनको क्या बेनिफिट्स देते हैं। तो शायद ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों को बहुत महंगी महंगी सैलरियां भी दें, गाड़ी भी दें, पर्क्स भी दें, बेनिफिट भी दें। देन टर्नओवर रेट क्या है, एग्जेक्टिव, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी टर्नओवर कितना है। ये बताने की जरूरत नहीं कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या है, लेकिन ये पूछने की जरूरत तो है क्या है।
वॉलंटरी जो खुद छोड़ के गए, अनवॉलंटरी हमारी पॉलिसीज, हमारी रिडंडेंस या हमारी किसी स्कीम की वजह से निकले। मिड लेवल में क्या परसेंटेज है, प्रोफेशनल लेवल पे क्या परसेंटेज है, और ऑल अदर क्या परसेंटेज है। यानी कि कुछ भी नहीं, बस वो 3-4 तरह की कैटेगरी में परसेंटेज बतानी है कि वो क्या है, किस तरह से। तो हमें सपोर्ट कर गया जल्दी खत्म करने की तरफ। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन इंटेग्रिटी की ऑडिट्स, आपकी एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज हैं, आपकी जितनी भी फैसिलिटीज है मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की, उसमें RX 360 ऑडिट कितनी परसेंट फैसिलिटीज में आपने कराया है। ये क्या बोला है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन कंसोर्शियम वालों ने जो एक टूल निकाला है या एक वो किया है कि ये कुछ बेंचमार्क्स हैं जिन बेंचमार्क्स पे असेसमेंट होनी चाहिए कि वो फैसिलिटी कैसी है। रादर हम सोचें सफाई कैसी थी, फलाना कैसे था, ये क्या था, लोग ग्लव्स पहनते थे नहीं पहनते थे, मशीनें किस तरह की थी, सब छोड़ दें। दुनिया ने एक फ्रेमवर्क बना दिया है और उस फ्रेमवर्क के मुताबिक आप बता दें कि कितने परसेंट हमारी फैसिलिटीज में ये फ्रेमवर्क है। फिर हमारे टियर 1 जो सप्लायर हैं उनमें से कितने परसेंट RX 360 ऑडिट करा चुके हुए हैं। इक्विवेलेंट थर्ड पार्टी ऑडिट पार्टिसिपेशन, चलें जी RX 360 ऑडिट पता नहीं कौन सा था, कहां था, सिंगापुर में होता था, हमारे मुल्क में नहीं था, उस जैसा कोई प्रोटोकॉल पाकिस्तान में था, तो आपकी कितनी फैसिलिटीज ने उसका उस इंटरनेशनल का इक्विवेलेंट ऑडिट करवा लिया। तो आसान अल्फाज में बेसिकली आप अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रादर देन 15-20 चीजों पर डिस्क्लोजर देते, आप एक असेसमेंट देख लेंगे कि या वो RX वालों का हो या वो किसी लोकल इक्विवेलेंट तरह की ऑडिट बॉडी हो जिसने आपकी फैसिलिटीज को देख के और सेटिस्फैक्टरी रेटिंग दी हो। आखिरी बात, बिजनेस एथिक्स, करप्शन और ब्राइबरी। जाहिर है यहाँ पे ब्राइब और ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आपको ब्राइबरी केसेस में कितने रुपए की पेनल्टीज पड़ी, क्या हालात थे और आपने क्या एक्शन लिए। फिर अगेन आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंटरेक्शन का क्या सिस्टम था, आप बताएंगे कि हमारा कोड ऑफ एथिक्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट करने का क्या। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कौन है, डॉक्टर्स और उनका जो को स्टाफ वगैरह है सारा का सारा। तो आपने जाहिर अपनी प्रोडक्ट्स के लिए उनसे मिलना है, तो फिर कोई एक निजाम होना चाहिए कि जो बंदा उनके सामने जाए वो इतना पढ़ा लिखा हो, उनके साथ इस तरीके से बात करनी है, इस लेवल पर उनको एंगेज करना है, उनके टाइम का एहतराम करना है, उनके साथ अपॉइंटमेंट लेके जाना है, उनको गिफ्ट देते हुए क्या क्या एहतियात करनी है। तो उनसे इंटरेक्शन से रिलेटेड आपका क्या कोड ऑफ एथिक्स है और आपका उस एंगेजमेंट को गवर्न करने से रिलेटेड आपकी क्या पॉलिसी है। आसान अल्फाज में उन तमाम लोगों से डील करने का क्या निजाम है जो हमारी कंपनी फॉलो करती है। तो आपका फेवरेट मरला आ गया ब्रेक वाला। सवाल ये है कि चलो चाहे बातें काफी ज्यादा थी लेकिन क्या कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, क्या अब इस इंडस्ट्री का पेपर में सवाल आए तो आप अजीब अजीब सा तो नहीं फील करेंगे, अल्लाह करे। लेकिन उसका ये मतलब जरूर है कि आपने घर जाके एक दफा से जरूर देखना है या रिवाइज करते हुए भी, ताकि कम से कम वो इंडस्ट्री आपके जहन में हो, तो पेपर में सवाल को आप समझ सकें। जवाब की अगर ज्यादा गहराई में जाना पड़े तो स्टैंडर्ड मौजूद है, अदरवाइज जितना हमने पढ़ा है और जो मैं आप लोगों के बारे में गुमान रखता हूँ आप लोग इंशाल्लाह बड़ा अच्छा लिख सकते हैं। अल्लाह जी। अब अगेन सवाल किस तरह का आ सकता है। अब हमारे पास मॉडल पेपर का सवाल, अब ये सवाल भाई ने पूछा, ये बाकी लोग जो गंदी नजरों से देख रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने ब्रेक खराब नहीं की, ठीक है। चलें ब्रेक के बाद ये सवाल ले लेते हैं ताकि लोग जरा फ्रेश हुए बेचारे जो है ना, वो सिगरेट वाले मामले नहीं थे सुकून वाले, वो भी इनमें से 2-3 के मुझे लगा है।